अगर आप पुअर मेटाबोलाइजर ऑफ कॉफी हैं और आप ज्यादा कॉफी ले रहे हैं तो आपका हार्ट डिसीज का रिस्क बहुत बढ़ रहा है। इंडिया इज अ सिक कंट्री। यहाँ पे सिक लोग रह रहे हैं। हमारे समाज में हम डॉक्टर्स को बड़ा अहमियत देते हैं। जो न्यूट्रिशन है वो उनका शोबा नहीं है, तो उनका एक्सपर्टीज नहीं है। वे प्रोटीन वो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। मेरे बहुत सारे एथलीट हैं, मैं खुद लेता हूँ। बताइए, विराट कोहली साहब के पास कैसे आप पहुंचे? तो समहाउ मैं किसी तरह से अपनी फ्लाइट करके पहुंचा वहाँ पे। उस वक्त पैसे भी खत्म हो चुके थे मेरे पास और जेब में सिर्फ 2,000 रुपए पड़े हुए थे। तो ये था कि सुबह जाऊंगा और शाम में वापस आऊंगा। 15 दिन के बाद उनका कॉल आया। ही नोज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मिस्टर बासु शंकर। पहला डीएनए टेस्ट हुआ था, उसकी जो कॉस्ट थी वो $3.2 बिलियन थी एक डीएनए टेस्ट की। सेम टेस्ट, हमारा मकसद ये है कि इसको लेस देन 5,000 करें, लाइक अ ब्लड टेस्ट। ग्लूटेन फ्री डाइट का कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो दुनिया की 70% पॉपुलेशन है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 70%? 70%। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, हम सो नहीं रहे। मैं आपको दुनिया की बेस्ट डाइट दे दूं, बट अगर आप टाइम से सो नहीं रहे तो वो हो सकता है उतनी इफेक्टिव ना हो। अपने पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा था, बड़े खुशी से बता ये रहे थे कि जितना पैसा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में दिया है उससे ज्यादा उन्होंने वसूल कर लिया है। वसूलने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ अपना खिलवाड़ कर रहे हैं। एक साहब अपनी उंगली काट रहे थे तो उनकी बेगम ने कहा, अरे अरे क्या कर रहे हैं? उनका कि अरे कुछ नहीं, वो डेटॉल की शीशी टूट गई थी तो सोचा लगा एक बार तो लगा ली। इससे कुछ पता चलता है कि जैसे एरिया से कुछ पता चलेगा कि मैं अगर अपना कराऊं एंसेस्ट्री का डीएनए टेस्ट तो मैं किस ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करती हूँ। हाँ, तो आपका एक पैटर्न पता चल जाएगा कि तो डीएनए में होता क्या है कि सपोज आपकी जो पूरी जनरेशन है, आपकी पेरेंट्स की तरफ से जो आप में जो डीएनए आया है, तो उसमें एक पैटर्न पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उनमें कुछ यूनिकनेस होती है उनके डीएनए में। तो वो हमें पता चल जाता है कि कितना परसेंट जो डीएनए है वो आपके डीएनए में वो दिख रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इतने परसेंट आपका जो डीएनए है वो सिमिलर है, लेट्स से पर्शियन है या यूरोपियन है या लेट्स से साउथ इंडियन है। तो उससे हमें एक परसेंटेज पता चल जाती है और उससे हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि आपकी जो लीनियज है, आप किधर से आ रहे हैं, जो आपका माइग्रेशन हुआ है। तो वो काफ़ी कुछ पता चल सकता है। एक्चुअल में जब तक हम डीएनए टेस्ट ना करें तो ये सर हमारी बेसिकली बातें हैं जो हमें पता है, हमारे जो पेरेंट्स ने हमें बताया। जिस तरह से जैसे मुझे बताया गया कि आप कहाँ से आते हैं या कहाँ से शुरू हुआ। आपको एक या दो जनरेशन से पहले का कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है और बाकी नाम सारी ही नहीं पता होते हैं। नाम ही नहीं पता होता है। तो वो आपको बहुत सारी स्टोरीज आपको बताई गई होती हैं जिसको लेके आप अपने आप को डिफाइन करते हैं। बट डीएनए टेस्ट एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही साइंटिफिक टूल है और जिससे रियलिटी पता चल जाएगी कि किसका डीएनए कहाँ से बिलोंग करता है और वो है क्या। ये वाली साइंस बड़ी दिलचस्प है जी। और इसमें हमारी सोसाइटी की स्टोरी छुपी हुई है। पूरी सोसाइटी का जो एक्सरे है, ये हम बड़े भले ही कुछ भी सोचते रहें अपने बारे में कि हम फलां हैं, हम फलां हैं, लेकिन ये आपका कच्चा चिट्ठा खोल देगी कि आप हैं क्या। बहुत ही पावरफुल टूल है डीएनए। तो जो डीएनए है, पहले हम ये समझते थे, एक वक्त ये था कि हम सिर्फ इसको ये समझते थे कि इससे पैटर्निटी टेस्टिंग पता चलती है कि कौन किसका बाप है या माँ है ना, ये रियल है या नहीं है। अब जो डीएनए टेस्ट है इससे आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। एक आपको पता चल सकता है कि आपको किन बीमारियों का होने का ख़तरा ज़्यादा है, कि आपके पेरेंट्स से या आपको क्या क्या जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर डिसीज़ आपको हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपको ये पता चल सकता है कि आपके ऊपर कौन सी दवाएं सूट करेंगी आपको। तो एक एरिया है जिसको हम फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं, उससे पता चलेगा कि आपको ये दवा सूट करेगी या नहीं करेगी। दूसरा एरिया है न्यूट्रीजेनोमिक्स, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरह का न्यूट्रिशन सूट करेगा या आपकी बॉडी किस तरह से आपकी न्यूट्रिशन मेटाबोलाइज करती है, आपकी बॉडी कैसे आपको डिटॉक्स करती है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं, या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है ये नहीं। तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो हम एज अ कंपनी
अनलॉक डॉट फिट सिर्फ न्यूट्रीजेनोमिक्स के ऊपर हमने फोकस किया है। तो हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम आपको पर्सनलाइज न्यूट्रिशन दें जिससे आप हेल्दी रहें, आप बीमार ही ना पड़ें, और एक आप अच्छी लाइफ जिएं और आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फ़हद, मैं बहुत कम जानती हूँ इतनी एडवांस बातें जो आपने इतने टर्म्स यूज़ किए। आई कैन मेक सम सेंस फ्रॉम द, अब जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन को मिला दीजिए तो न्यूट्रीजेनेटिक्स ये सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत कम जानती हूँ। तो जब आज हम अभी बात करेंगे तो आप ये समझिए मेरे ही जैसे दर्शक भी होंगे जी। जो बहुत कम जानते होंगे, जी। कुछ बहुत जानते होंगे, और उनसे मैं कहूँगी कि वो कमेंट में आकर के बताएं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, और जो नहीं जानते वो भी अपने सवाल पूछें। लेकिन आप उनके लिए बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं मगर इस फील्ड से नहीं आते हैं। जी। जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको भी समझ में आएगा कि ये कुछ नई बात हो रही है। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो अगर आप एक किसी एथलीट को देखें और इवन लेट्स से एक्टर्स को देखें, जो कि आपने कहा कि उनके लिए उनकी जो फिज़ीक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली इवन देखें तो वो उस कैरियर में है इसलिए हमें लगता है कि उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर इवन आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा, जो आप में टैलेंट है उसको आप ज़्यादा देर तक दिखा नहीं पाएंगे, और हो सकता है उससे जो दुनिया में बहुत सारे बदलाव आ सकते थे, क्योंकि आप कम टाइम तक उस काम को कर पाए तो आप कर नहीं पाएंगे, तो दुनिया में जो चेंज आ सकता था वो नहीं आएगा। ये मैंने बहुत सारे जो बहुत ही बड़े लीडर्स हैं, अगर आप स्टीव जॉब्स को देखें, उन्होंने दुनिया बदल दी जिस तरह से हम फ़ोन यूज़ करते हैं, बट समहाउ वो अपनी हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाए और बहुत ही अर्ली उनकी डेथ हो गई। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि उन्होंने दुनिया में बहुत नाम, बहुत चीज़ें अचीव करी, बट हेल्थ के बारे में उन्होंने या तो निगलेक्ट किया या वक्त नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चले गए। या वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी शायद उनके डिस्पोजल पे कि वो उसका इस्तेमाल कर लेते। ये भी होता है कि कई बार टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी और कई बार क्या है उन्होंने उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं किया। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट स्टिल वो सारे लोग उसको अवेल नहीं करते हैं। तो जहाँ तक आपने जो बात शुरू करी, हम विनेश फोगट की बात करें या विराट कोहली की बात करें, तो अगर आप देखेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो एवरेज लोग हैं उनमें फ़र्क थोड़ा सा है। एक तो फ़र्क ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसमेंट है, उनको बहुत ही जल्दी एम्ब्रेस करते हैं। तो विराट कोहली का आप नाम लिया एंड ही हैपेंस टू बी आवर क्लाइंट, अच्छा। एंड जी, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ इट, एंड उनका आना, उनका ये टेस्ट करना हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बड़ा ही गेम चेंजिंग था, और एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, तो वो मैं बताइएगा प्लीज़। जी। 2013 में हमने ये एक कंपनी शुरू करी अपनी, एडम्स जेनेटिक्स, और उसके पीछे क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, आई कम फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, जहाँ पे मैंने सेल्स में और थोड़ा थोड़ा साइंस में काफ़ी कुछ काम किया था, अलग अलग कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन एंड मर्क। ये तो बहुत मशहूर कंपनीज़ हैं। जी। तो आप इनमें कैसे पहुँचे? आप क्या अभी फार्मा से आते हैं? क्या पढ़ाई की है जी। आपने? तो इवन वो एक अलग स्टोरी है। तो बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन 2003, उस वक्त थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस थी, बिकॉज ऑफ आई लॉस्ट माय फादर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड पैसे से थे नहीं, तो कुछ करना था, तो ग्रेजुएशन करी एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल एज अ सेल्स गाय। तो मैं वो जो कंपनीज़ हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी। मैंने जो पहली कंपनी थी वो यूनिकैम थी, और उसका जो कार्डियो और डायबिटीज़ का पोर्टफोलियो था उसमें मुझे सेलेक्ट किया गया, और उन्होंने जो ट्रेनिंग दी 1 महीने की, मुझे लगता था कि अगर मैंने उतना पहले पढ़ लिया होता तो कुछ डॉक्टर बन गया होता। इतनी अच्छी रिगरस ट्रेनिंग थी। यस, उन्होंने हमें बॉडी के सिस्टम्स, बॉडी की जो काम करने की तरीका है वो कैसे करती है, पैथोफिजियोलॉजी, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, ड्रग्स कैसे काम करती हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि उसमें हमें सुबह से शाम तक पढ़ाया जाता था,
और अगले दिन आपका टेस्ट होता था और अगर आपके 90% से कम होते थे तो उनको वापस भेज देते थे कि आप अच्छा, गए घर वापस? घर वापस। तो वाह! थोड़ा इंटेंस था। आई वाज जस्ट 21 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो थोड़ा डर भी था कि वापस नहीं जाना है ना, तो करना है, तो अल्टीमेटली कर लिया और वो जो नॉलेज थी वो आज तक काम आ रही है। वाह! तो एक तो ये था कि वहाँ पे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई एंड उस कंपनी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। उसके बाद वो इंटरेस्ट भी डेवलप होता चला गया कि आप खुद सीखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या नई लेटेस्ट अप्रोच या स्टडीज़ आ रही हैं जिसको आप हर बार, आप जब डॉक्टर से मिलते थे तो आप बात करते थे कि ये नई स्टडी आई है, इसकी वजह से आपको ये ड्रग लिखनी चाहिए। तो एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। आपको लोग एक अलग नज़र से देखने लगे कि ये कुछ नई बातें करता है। तो उससे एक आप में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लिया कि आप रेगुलर इसको पार्ट बनाते हैं। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहा कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है। और इसी दौरान मुझे ये जेनेटिक्स के बारे में भी पता चला कि जेनेटिक्स जो है आपकी मेडिसिन की चॉइसेस को डिफ़ाइन कर सकता है कि कौन सी मेडिसिन आपको आपके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ओह! आपने ऐसा देखा होगा कि एक दवा दो लोगों को दी जाती है और एक को बड़ा उससे फ़ायदा होता है और दूसरे को उससे रिएक्शन हो सकता है या हो सकता है उसको कोई फ़ायदा ही ना हो, एंड यू आर जस्ट वॉन्डरिंग कि ऐसा क्यों है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हमारे जेनेटिक्स का है। क्योंकि आपका जेनेटिक्स एक डिफरेंट है तो आपको कोई दवा सूट करेगी और दूसरी नहीं करेगी। तो वहीं से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एरिया, जिसको हम फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स, यस। ओके। तो जेनेटिक्स के हिसाब से आप अपनी मेडिसिन्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं। और इसी को लेके हमने ये कंपनी शुरू करी 2013 में, एडम्स जेनेटिक्स। और मैंने ये सोचा कि ये तो बड़ी पावरफुल टेक्निक है और लाइक वी वर द पायनियर्स इन इन दिस इन इंडिया। मुझे लगा कि बस सारे डॉक्टर्स इसको यूज़ करने लगेंगे और सारी मेडिसिन पर्सनलाइज करने लगेंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। अच्छा, आई डोंट नो, यहाँ पे बड़ी ही कम रिसेप्टिविटी थी उन प्रोडक्ट्स के बारे में। उसका रीज़न तो मुझे समझ नहीं आया, बट लोगों ने उसको एम्ब्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से दैट वाज अ डिज़ास्टर एज अ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप में। मैंने आउट ऑफ इंथुजियाज्म कहिए और लग रहा था कि कुछ करना है, तो ये शुरू किया था और इट वाज अ डिज़ास्टर, क्योंकि कोई वीसी फंडिंग नहीं थी। जो मैंने पैसे कमाए थे इतने सालों में वो सारे खर्च कर दिए थे उसमें और वो चीज़ें क्लिक नहीं की। तो बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम था एंड दैट्स वेयर आई ट्विक्ड। तो एक ये था कि गिव अप कर देते, कंपनी बंद करके फिर से नौकरी करने लगते, बट आई री रिसर्च, देखा कि इसमें एक एरिया है जिसको हम न्यूट्रीजेनोमिक्स कहते हैं और जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि आपको कैसे आप न्यूट्रिशन जो है हम पर्सनलाइज कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ें सूट करेंगी खाने में। और that's where I get in touch with Virat's strength and conditioning coach at that time, Mr. बासु शंकर। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम किस तरह से पहुँचे, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ कि कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली नहीं है, एक आम। हाँ, बताइए विराट कोहली साहब के पास कैसे आप पहुँचे? तो तो क्या हुआ कि हमने एक कंपनी शुरू कर दी थी एंड समहाउ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अहमदाबाद। वहाँ पे एक मिस्टर शाह थे, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। गुजरात के मिस्टर शाह को तो पूरा देश जानता है। बस वो दूसरे शाह थे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि वो ही वाज इंटरेस्टेड टू डू दिस बिजनेस इन गुजरात। वो चाह रहे थे कि हम इस बिज़नेस को गुजरात में प्रमोट करें। उनका एक अच्छा नेटवर्क था। तो मैं उस वक्त पैसे भी ख़त्म हो चुके थे मेरे पास, तो समहाउ मैं किसी तरह से अपनी फ़्लाइट करके पहुंचा वहाँ पे और जेब में सिर्फ 2,000 रुपये पड़े हुए थे। तो ये था कि सुबह जाऊँगा और शाम में वापस आऊँगा। और उन्होंने हमें वहाँ पे रोक लिया कि आप यहाँ पे रुक जाइए। उन्होंने कुछ लोगों से बात करी और कहा कि एक दिन रुक जाइए, एंड आई वाज इन फिक्स कि अब पैसे ख़त्म हो गए, कहाँ रुकूंगा, क्या खाऊंगा। बट समहाउ मैं कुछ किट्स लेके गया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि यार ये कुछ किट्स जो हैं आप हमें दे दीजिए,
तो हमने कहा कि इसके आप पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो राहत ये हुई कि भाई रुक पाएँगे। रुक पाएंगे। और फिर वो बात बनी नहीं वहाँ पे। तो मैं समहाउ वापस लौट आया, डिमोरलाइज भी था कि कुछ हुआ नहीं। बट करीब आई थिंक एक 15 दिन के बाद उनका दोबारा कॉल आया कि उन्होंने किसी से बात करी थी, एंड ही नोज द एसएनसी, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मिस्टर बासु शंकर। ओके। और उन्होंने हमें कनेक्ट कराया उनसे। फिर उन्होंने मुझसे सारा पूछा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें। उनको कुछ कुछ आइडिया था इसके बारे में। एंड देन आई एक्सप्लेन, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड देन ही सेड कि लेट मी कनेक्ट यू विद विराट। एंड विराट उस फेज़ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, और उसमें मिस्टर बासु शंकर का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप विराट को पहले देखें और आज देखें, इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। और विराट ने वाक़ई ट्रांसफ़ॉर्म किया अपने आप जी, को बहुत ज़्यादा। दैट इज़ व्हाई ही इज़ एन आइडियल पर्सन टू बी मेंशन्ड हियर। यस, और यस। आप उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, आपने उनको एज़ अ क्लाइंट सर्व किया है। आई ये एम तो सो हमारे ग्लैड आई एम लिए, टॉकिंग टू यू। या आई एम सो प्राउड कि हमें ये मौका मिला उनको सर्व करने का। एंड वो एक ऐसे पर्सन है कि जिन्होंने फिटनेस को रीडिफाइन कर दिया, स्पेशली इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। कि पहले, उससे पहले लोग मोटे भी होते थे, लोग उतना एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। बट उन्होंने, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने किया और उसके बाद लोगों ने उसको फॉलो किया। आज मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ काम करता हूँ जो इंडिया क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, रणजी टीम में खेल रहे हैं, आईपीएल्स में खेल रहे अच्छा। हैं। यस। तो और उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो वो आज तक मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो उन्होंने, अब क्या हो गया कि एक मैंडेटरी हो गया है कि लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, फिटनेस को ऑप्टिमाइज करना है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक शो देख रही थी किसी क्रिकेट विन के बाद में, और वो पाकिस्तान के शायद कमेंटेटर थे, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द फिटनेस ऑफ इंडियन टीम। हम्म। कि इंडिया की क्रिकेट टीम की फिटनेस लाजवाब है। दे जी। आर सो फिट, दे आर मेंट टू विन एवरी मैच। यस। तो वो आ रहा था। अब मैं समझ रही हूँ कि वो जो फिटनेस की इतनी बात हो रही थी, और जो द चिसल्ड बॉडीज दैट आवर क्रिकेटर्स हैव, उसमें न्यूट्री जेनेटिक्स का रोल है, एंड यू आर ऑल्सो दे आर पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हम जो ऐसा देखते हैं कि इसका रोल है, बट एट एंड ऑफ द डे उनकी कंसिस्टेंसी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक पार्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमें कुछ चीज़ें जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, विराट ने खुद शेयर किए हैं, तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी। बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद शेयर की, जैसे उन्होंने कहा कि उनके वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और आपको पता नहीं है, तो यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ मिल्क। यूजुअली अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, पंजाबी हैं, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बहुत ही स्टेपल होता है। बट हो सकता है वो उसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही हों, ब्लोटिंग हो रही हो, एक्ने हो रहे हों। वो आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम कर सकता है, इवन वेट गेन करा सकता है। तो अगर आपको ये पता है इन्फॉर्मेशन, तो कुछ लोगों को सिर्फ पता होगी और वो कुछ नहीं करेंगे। बट विराट इज़, लेट्स से, द मोमेंट ही इज़ अवेयर कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये इंटॉलरेंस है, उन्होंने नेक्स्ट डे स्टॉप टेकिंग मिल्क। सो दैट्स अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन यू नीड, एंड दैट्स वेयर यू नीड अ मेंटल विल स्ट्रेंथ, पावर, या। विल पावर। तो वो उनके पास है और वो कंसिस्टेंट हैं। मतलब अभी भी आप जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे या जो लोग उनको करीब से जानते हैं, वो कहते हैं कि फूड उनके लिए सिर्फ ऐसा है कि वो फ्यूल है, वो टेस्ट बर्ड के लिए खाना नहीं खाते हैं। तो मुश्किल है ये सारी चीज़ें करना, बट अगर आपको टॉप पे रहना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये नॉन निगोशिएबल है। अगर हमारे आज, हम अभी ओलंपिक कंप्लीट हुए हैं और हमें लोग बड़ा ही डिमोरलाइज हैं कि इतनी बड़ी कंट्री और सिर्फ 5 या 6 मेडल्स आए टोटल, और जहाँ पे हम चाइना और उसको देखते हैं कि 100 से ऊपर मेडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी फ्यूचर में। बेशक। तो ये न्यूट्री जेनेटिक्स का मतलब तो ये हुआ फिर कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं, जी। उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे शरीर के अलग अलग, जैसे हमारी सेहत के अलावा हमारे क्या कहना चाहिए, मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है ना? कि
आप अंदर से अगर अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, ब्लोटेड हैं या इन्फ्लेमेशन है आपके अंदर, आप एकदम डल लाइफ़ और फिर आप सोचते हैं कि मैं कितने नाकारा इंसान हूँ। मेरे साथ ही होता है ना, मैं समझती हूँ इस बात को कि अंदर से एक सेल्फ लोथिंग पैदा होती है कि यार मैं क्या कर रही हूँ? क्यों आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ टू डू बेटर और मोर। तो ये सारा कुछ होता है। तो ये सेहत जो है बॉडी की हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी जुड़ी हुई है। अम, आप ये बताइए कि आप भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री है और ये सब है, इसका क्या स्कोप है? आप मतलब मैं सोच रही हूँ इतने डिफरेंट यूनिवर्स है। यस। हाउ हाउ यू डू यू लुक एट इट? तो एक बड़े इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इंडिया पे हमें प्राउड है। अम, और ये प्राउड तब पता चलता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में हो और अपना फ्लैग दिख जाए। बहुत मतलब अलग ही फीलिंग होती है, या आपने भी रियलाइज़ किया होगा। बट एक सैड रियलिटी भी है इंडिया में, कि इंडिया इज़ अ सिक कंट्री। यहाँ पे सिक लोग रह रहे हैं। अगर आप WHO की रिपोर्ट पढ़ेंगी, इंडिया में 77 मिलियन, 77 मिलियन, तो क्योंकि इंडिया में लोग करोड़ में समझते हैं, तो ऑलमोस्ट 10-12 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। ऑलमोस्ट इसी तरह की जो पॉपुलेशन है वो प्री डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ हुई नहीं है बट वो प्री डायबिटीज़ वाले रेंज में बॉर्डर है, लाइन पर है। बॉर्डर लाइन पे है। इसी तरह से जो कैंसर के केसेस हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 12 मिलियन केसेस ऑफ कैंसर, WHO की एक रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट ऐसे हैं, और वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स, ऑलमोस्ट जो टोटल डेथ्स हो रही हैं उसमें 26% जो डेथ्स हैं वो कार्डियोवैस्कुलर रीज़न से हो रही हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली कोविड के बाद। जिस तरह से बच्चों का बाहर निकलना बंद हुआ है, बच्चे घर में खेल रहे हैं फ़ोन के ऊपर और खाना खा रहे हैं, ऑल जंक फूड खा रहे हैं, जिसकी कंफर्ट फूड, कंफर्ट ईटिंग। यस, और टीवी देख के खा रहे हैं ना, लैपटॉप पे देख के खा रहे हैं, फ़ोन में देख के खा रहे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है। जो इंडिया की जो पावर है वो यहाँ की यूथ है, कि ऑलमोस्ट 450 मिलियन यूथ इंडिया में है, जो कि अगर सही से यूटिलाइज हो गया, उसको हमने यूज़ कर लिया, तो वी विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। बट अगर हम सिक कंट्री हैं, हम अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम इस तरह से जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि हम बन भी गए अगर डेवलप्ड, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे लिए, जो कि पूरी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसके हैंडल कैसे करें? जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम देख चुके हैं कोविड के टाइम पे कि वो इनफ नहीं है, और इतने सारे लोग अगर बीमार हो गए तो आपका जो पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, और ये कंट्री के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्ट है जो कि अच्छी जगहों पे यूज़ होनी चाहिए, तो वो बीमारी को मैनेज करने में बेसिकली यूज़ होगी और वेस्ट होगी एक तरह से। तो इसलिए जो न्यूट्री जेनेटिक्स है या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे हम अपने देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं, और जो सिक केयर है, जो कि यूजुअली क्या होता है, हम जब तक ध्यान नहीं देते जब तक हम किसी हॉस्पिटलाइज ना हो जाए या हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ना आ जाएं, तब तक हम अपने ऊपर ध्यान देते ही नहीं हैं। उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में, कि हम प्रिवेंटिव अप्रोच पहले से ही अपने आप को इस तरह से रखें, खाने के बारे में, अपनी फ़िटनेस के बारे में, अपनी मेंटल वेलबींग के बारे में पहले से ही इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम करें, जिससे एक तो हमारी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। तो लॉन्जिविटी का मतलब ये नहीं कि उम्र बढ़ गई, बट जितने दिन तक हम जिंदा रहेंगे हम अपने सारे काम खुद करते रहेंगे। सेहत के साथ ज़िंदा रहना। सेहत के साथ जिंदा रहना, तो उससे फ़ायदा क्या है कि आप खुद भी खुश हैं और आप अपने फैमिली के ऊपर बोझ भी नहीं है। फहद, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ दी, क्योंकि अब दवाएं आ गई हैं, लॉन्जिविटी तो है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब है, क्योंकि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की परेशानी है, लंग्स की परेशानी है, हार्ट की परेशानी है।
तो ये जो लॉन्गेविटी है, बहुत से लोग ये दुआ मांगते हैं कि हमें ज़्यादा लंबी उम्र ना मिले। जब वो बीमार होते हैं और उम्र दराज होते हैं तो वो ये दुआ मांगते हैं कि ये कैसी, मतलब बेड रिडन है, कहीं घूम नहीं सकते, दुनिया को देख नहीं सकते, आना जाना नहीं, खाने पीने का भी रेस्ट्रिक्शन, और बस ज़िंदा हैं। तो फिर उनके उस एज में 70 प्लस, 75 प्लस, 80 प्लस की एज में ज़िंदा होने का क्या मतलब है? तो ये जो बात है कि सेहत के बगैर ज़िंदा होना, क्योंकि कुछ दवाएं हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको ज़िंदा तो रखेंगे, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या गलत कर रहे हैं अपने आप के साथ, हर रोज़ कर रहे हैं। यस, नो डॉक्टर कैन प्रिवेंट दैट। यस। तो ये जो प्रिवेंशन की बात आपने कही, और फिर सेहत के साथ लंबी उम्र, ये जी, बहुत बुनियादी बात, गेम चेंजिंग बात है भारत जैसे मुल्क के लिए। बिल्कुल ये गेम चेंजर है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए। मेरा बार-बार मैं आपको फ़ोकस ये कर रहा हूँ कि कंट्री हुँ। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, आप किसी भी घर में देखिए, आपको हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक मिल जाएगा, या इंडिया इंडिया इज़ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। डायबिटिक्स, या यस। वो इसीलिए क्योंकि हम मैं अभी आई थिंक 6 महीने पहले मैं इजिप्ट में था, तो वहाँ पे एक मिस्टर ज़ियाद थे, उनसे बात हो रही थी। तो हम और मेरे पार्टनर थे, मसरूर साथ में थे, तो हम उनको ये बता रहे थे कि जितनी आपकी पॉपुलेशन है इजिप्ट की, उससे ज़्यादा हमारी कंट्री में डायबिटिक्स हैं। तो बड़ी सैड रियलिटी है, और ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये प्रिवेंट हो सकती है। डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़, ऑल्दो उसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, बट जेनेटिक्स जैसे हम समझते हैं कि अगर जेनेटिक्स में कुछ है तो दैट्स योर डेस्टिनी, बट मैं हुँ। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात करूँगा कि ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें, लेट्स से आपको जेनेटिक्स है तो आपको वो डिसीज़ हो जाएगी, बट वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो डिसीज़ेज़ हैं लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, इवन अप टू सम एक्सटेंट कैंसर, वो पॉलीजेनिक, मतलब उसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, और आपका इवन लेट्स से मल्टी फैक्टोरियल है, उसमें जीन भी इन्वॉल्व है और अदर फैक्टर लाइफस्टाइल भी इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि जेनेटिकली आपका रिस्क फॉर डायबिटीज़ बहुत हाई है, जैसे मेरा बहुत हाई है, क्योंकि मेरे बोथ लेट्स से पेरेंट्स आर डायबिटिक। अब मेरा जेनेटिक रिस्क, मैंने अपना डीएनए टेस्ट किया तो मुझे उसमें जो जीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़ वो रिस्क में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कल डायबिटीज़ हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, आई कैन चेंज माई लाइफ स्टाइल, माई फूड, एंड दैट्स हाउ आई कैन प्रिवेंट दीज थिंग्स। तो एक तो ये होगा कि मुझे ये डिसीज़ होगी ही नहीं, और अगर होती भी है तो बहुत ही लेटर स्टेज में होगी, जिससे मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। तो अगर आपको डायबिटीज़ 40 साल में हो गई और आपने दवाएं खाना शुरू किया, तो वो डायबिटीज़ में यूजुअली एक दवा से स्टार्ट होता है, देन दूसरी दवा स्टार्ट होती है, फिर वो इंसुलिन होती है और उसके अपने नुकसान होते हैं, और जैसे आप कह रही थी कि फिर आप वो बेड रिडन हो जाते हैं, आपकी क्वालिटी, और फिर आप सोच रहे होते हैं कि मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप इसको रिवर्स कर दें कि आप जब आप यंग हैं और तभी से आप अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, बट अगर आप उसको करने लगें तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो, जब तक आप जिंदा हैं, तो एक तो जैसे हम इंडिया में हैं, हम सारे लोग गॉड में बिलीव करते हैं, इररिस्पेक्टिव हम किस रिलीजन को हैं। हमें ये पता है कि जो आपका मरना या जीना है वो गॉड डिसाइड करता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे जीना है, कि 70 साल अगर आपकी उम्र है तो आप पूरा एक्टिव जीना है या बेड रिडन होके जीना है। चॉइस हमारे पास है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, और हम उसको यूटिलाइज करके 70-80 साल जब तक हम जिंदा हैं अच्छे से रह सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है ये करना। हाँ, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे आप जानकारी दे रहे हैं कि आपका शरीर क्या है, उसकी कमियाँ क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है। तो आप अपने शरीर को और ज़्यादा कमज़ोर करने वाली बातें मत करिए, जी, है ना? मतलब ये है कि जिस सड़क पे हम आगे जा रहे हैं, वहाँ गड्ढे हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं। आपने बता दिया तो हम गड्ढों से में नहीं गिरेंगे, बिल्कुल, यही, बहुत ही अच्छी बात। यस, है ना? यस। तो ये तो बिल्कुल अनलॉक करने वाली चाबी, इससे अनलॉक करने वाली बात है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। जी,
कि क्या-क्या नहीं करना। किन-किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा ये वाला न्यूट्रीजेनेटिक्स इन्वॉल्व अच्छा परफ़ॉर्म करेगा? एक तो डायबिटीज़ तो बिल्कुल सामने से जी, नज़र आ रहा है। जी। इसके अलावा तो कौन-कौन सी हैं? देखिए लाइफ़स्टाइल या जो हम जिनको क्रोनिक डिसीज़ेज़ कहते हैं, क्रोनिक डिसीज़ेज़ जो लॉन्ग टर्म, एक होता है इन्फेक्शन हुआ, वो हुआ और ख़त्म हो गया। क्रोनिक डिसीज़ेज़ वो होती हैं जो ज़िंदगी भर चलती हैं आपके साथ। तो जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, कैंसर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस है। इस तरह की डिसीज़ेज़ हैं जिसमें आपका जो खाना-पीना है, जो एक्सरसाइज़ है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, जो कि हमारी कोशिश है इन दिस कंपनी की हम प्रमोट करें, वो आपको इन सारी बीमारियों को एक तो होने से बचा लेता है। अगर आप हेल्दी हैं तो ये बीमारियां होंगी ही नहीं। और लेट्स से अगर आपको लेट्स से डायबिटीज़ हो गई है और अगर हमें पता है कि ये डायबिटीज़ जो आपको हुई है इसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम करते कैसे हैं ये सारी हुँ, चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, हम एक तरीका है जनरल अप्रोच कि हमने आपको कोई सारी चीज़ें बता दी, आप ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। आप हो सकता है उस चीज़ को फॉलो करें या ना करें। हमने इस अप्रोच को बदला है और हम इस अप्रोच को बदलने के पीछे रीज़न ये है कि हम डेटा ड्रिवन एडवाइसेस आपको देना चाहते हैं, जिससे एक तो आपको पता है कि अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, जिससे आप फॉलो करेंगे तो आपको लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम आई है और इसको सोल्यूशन ये है और इसका फ़ायदा ये है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका हेल्थ असेसमेंट करते हैं। हेल्थ असेसमेंट क्या है, विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारे ऐप में होते हैं कि आप किस वक्त उठते हैं, क्या खाते हैं, आपका रूटीन कैसा है, किन चीज़ें आप कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं है। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। फिर हम आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप डायबिटिक तो नहीं है, या आपका HbA1c लेवल क्या है, आपके विटामिन लेवल्स क्या हैं, विटामिन डी कैसा है, B12 कैसा है, आपके लीवर एंजाइम्स कैसे हैं, आपके थायराइड कैसा है। तो एक ऑलमोस्ट 70-80 पैरामीटर्स हम चेक करते हैं, जिससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। एंड देन हम एक DNA टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। हम आपका सलाइवा लेते हैं और उससे हम आपका सेल्स निकालते हैं और फिर हम सीक्वेंस करके सिर्फ़ आपके सलाइवा? सिर्फ सलाइवा लेते हैं। तो ओके, DNA आप नॉन इन्वेसिव टेस्ट है नॉन वो। इन्वेजिव है। हाँ, यस, यस, कुछ लोग डरते हैं ना कि पता नहीं क्या करेंगे। यस। मतलब ब्लड भी है और भी तरह से बायोप्सी होती जी, है या जी, कुछ और होता है जी, तो। जी। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू स्पिट, एक ट्यूब होती है, उसमें हाँ, स्पिट करना होता है और उसके बाद दैट्स इट। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते में आपकी रिपोर्ट आती है। बड़ा ईज़ी है ये तो। बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद ये जब डेटा तीनों आ जाते हैं, देन हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। देन हमारा कंसल्टेशन होता है, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, और देन वी एक्सप्लेन कि लेट्स से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो अगर ऐसे मैं जनरली मना कर दूं किसी को कि दूध मत पियो, तो वो हो सकता है वो मान ले या ना भी माने। लेकिन द मोमेंट यू सी दैट कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट आपकी रिपोर्ट में आया है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू कि ये चीज़ नहीं करनी है। या लेट्स से आपकी एक सब कॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है कि मैं हूँ, जिससे आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और उसमें जो हमारी DNA टेस्ट है उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि आपको कैफ़ीन सेंसिटिविटी है क्या, आप ओह! पुअर मेटाबोलाइज़र ऑफ कैफ़ीन है या फास्ट मेटाबोलाइज़र ऑफ कैफ़ीन है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैफ़ीन पूरी दुनिया कॉफ़ी लेती है, चाय हाँ, लेती है। और बहुत मॉडर्न मिथ्स हैं कि एक कॉफ़ी है जो आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करती है, ज़रूर करती होगी, जी, जी, लेकिन वो अगर आप प्रीडिस्पोज़ नहीं हैं टू टेक कॉफ़ी तो हो सकता है वो कहीं नुकसान भी कर रही हो। जी। तो तो बड़ा ये आप बता देंगे कि कॉफ़ी आपको नुकसान कर सकती है, जी, कैफ़ीन नुकसान कर। जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉफ़ी हुँ, का। कॉफ़ी बहुत तरह से यूज़ होती है। तो हुँ, कॉफ़ी देखा जाए तो एक ड्रग हुँ, है ना? जो हुँ, कि हुँ, साइको एक्टिव ड्रग है कि आपके जो ब्रेन हुँ, को कंट्रोल करती है और आप इवन थके भी होते हैं बट आपको एहसास नहीं होता। तो ये एक जीन है CYP 1A2, एक जीन है जो कि इस ड्रग को मेटाबोलाइज़ करता है ना? कि मेटाबोलाइज़ मतलब आप इसको बॉडी में डाइजेस्ट, अगर आप समझें बिल्कुल लेमैन में, कि डाइजेस्ट करके और फिर ये ब्लड में जाता है और एक्टिव होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि पुअर मेटाबोलाइज़र हैं, हुँ, ठीक है? तो हर एक ड्रग की एक हाफ लाइफ होती है,
ठीक है, कि आपने लिया और उस ड्रग ने काम किया और उसके 6 घंटे के बाद उसका जो काम था वो आधा हो गया, जो इंटेंसिटी है वो आधी हो गई। कैफीन की हाफ लाइफ जो है वो 4 आवर्स है। तो यूजुअली क्या होता है, आपने कॉफ़ी ली, आपको किक आ गई, चार्ज हो गए, और उसके बाद ये धीमे धीमे इसका जो इंटेंसिटी थी वो कम होने लगती है। बट जो पुअर मेटाबलाइजर्स होते हैं उनमें ये, क्योंकि पुअरली मेटाबलाइज हो रही थी तो स्लो मेटाबलाइज होती है और आपके सिस्टम में ये बहुत देर तक रहती है। तो इसका काम जो आपका हार्ट बीट बढ़ा देती है ना, ये कॉन्टिन्यूसली आपके हार्ट को पुश कर रही है, आपका ब्लड प्रेशर को पुश कर रही है। तो ये ज़्यादा वक्त के लिए आपके बॉडी में रहती है। और अगर एक्टिव रहती है। एक्टिव रहती है, और अगर आप पुअर मेटाबलाइजर ऑफ कॉफ़ी हैं और आप ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं तो आपका हार्ट डिसीज़ और हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत बढ़ रहा है। अरे बाप रे! ठीक है, तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, और इसकी वजह से आप बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा था और इसकी डेथ हो गई। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि वो प्री वर्कआउट, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, वो ले हाँ, लेते कॉफ़ी हैं, शॉट्स लेते हैं लोग। कॉफ़ी शॉट लेते हैं, और हो सकता है कि वो पुअर मेटाबलाइजर हो और जिसका वो ध्यान नहीं ओहो! देते। तो ये, दिस में बी अ रीज़न, तो ये आपकी लाइफ सेव कर सकता है। ये तो न्यू स्केयर है हमारी सोसाइटी में, ख़ासकर अर्बन की। अब जिम देख के डर लगता है। इतने हमने केसेस देख ली, इतनी वायरल क्लिप्स वीडियोस देख ली हैं कि अच्छा भला सेहतमंद बंदा लीन है, एक्सरसाइज कर रहा, रोज़ करता था, आज भी कर रहा और एकदम से ख़त्म हो गया। जी, तो ये बेसिकली इससे डरना नहीं है। जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, ऑब्वियसली जिम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट होता है जिम में। तो मैं खुद रोज़ करता हूँ। आई विल इनकरेज एवरीवन कि एक्सरसाइज मैंडेटरी होनी चाहिए, सबको करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी होती है, बॉडी अच्छी होती है, आप दिखने में अच्छे लगते हैं, बट ये आपके मेंटल वेलबींग को भी अच्छा करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे जो हैप्पी हार्मोन हैं, जिनको हम कहते हैं इंडोर्फिन, वो निकलता है, तो आप खुश होते हैं। तो इससे मत डरें। हाँ, ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें, सपोज आप कॉफ़ी ले रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि आप पुअर मेटाबोलाइज़र हैं या फास्ट मेटाबोलाइज़र हैं, तो इंटरेस्टिंग है। अगर आप पुअर मेटाबोलाइज़र हैं और ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं तो ये डेंजरस है। बट अगर आप फास्ट मेटाबोलाइज़र हैं और कॉफ़ी ले रहे हैं तो ये आपकी परफॉर्मेंस को और इन्हेंस कर देगा, आपके हार्ट डिसीज़ को कम करेगा। तो कॉफ़ी बड़ी पावरफुल चीज़ है, बट अगर आपको ये पता है कि आपको कितना सूट करेगी तो ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो यही मैं एक बात बताऊँ, आप एडिटर चाहें तो उसको बाद में एडिट कर देंगे। एक कॉफ़ी थी, कहीं जर्मनी की थी, मैं उसको पीती तो मुझे नींद आ जाती थी। कॉफ़ी पी के नींद आ जाती थी, और मैं इसलिए पीती थी मैं थोड़ी देर जगूँ और पढूँ। कुछ काम करना है, कुछ डेडलाइन है जिसको मेरा तो लिखने पढ़ने का काम है, तो मैं सो जाती थी। तो मैंने कहा ये तो नकली कॉफ़ी आ गई, क्या हो गया? तो आई डोंट नो उस कॉफ़ी के बारे में। डिकैफ़ तो डीकैफ में कैफ़ीन नहीं होता, तो हाँ, इस वजह से आपको नींद ये आ जाती थी। तो कैफ़ीन में एक तो जो कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है वो बेसिकली रियल इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी का, जिससे आपको किक आती है। बट जब आप डीकैफ कर देते हैं तो वो कैफ़ीन पार्ट आप कम कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, जो कि आपकी मेंटल वेलबींग, स्किन, आँखों के लिए अच्छे होते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आपको कैफ़ीन हट गई, बट वो सारी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। ओके, दैट एक्सप्लेन्स द लॉजिक ऑफ यस, हैविंग डिकैफ़ीनेटेड, यस, या यस। ओके। तो जो लोग पुअर मेटाबोलाइजर ऑफ कैफीन है, तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपको पसंद है कॉफ़ी तो आप डीकैफ ले लो, तो यू आर इन सेफ जोन। तो ये जो आजकल के सेहत के बज़वर्ड्स हैं, एक तो हो गया कि ये जो इंटॉलरेंस है, जी, तो एक तो ये लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, कैफ़ीन इंटॉलरेंस है, एक इंटॉलरेंस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस जी, बहुत जी, सुनते हैं। जी, वो भी इसमें हैंडल हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसके बहुत सारे हम जीन टेस्ट करते हैं, तो बेसिकली 4 सेंसिटिविटीज़ हम बताते हैं हमारे टेस्ट में। एक कैफीन है, एक सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट के भी होते हैं? जी, बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं, और अगर उनकी डाइट में सॉल्ट, स्पेशली सोडियम ज़्यादा है, तो उनका रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन काफ़ी बढ़ जाता है। ओह! यस, तो आपको ये पता चलता है। ग्लूटेन भी आजकल बहुत ज़्यादा फैड है कि आजकल लोग ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हैं। अनलेस कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, आपको अवॉइड करना चाहिए, या जिनको सीलिएक डिसीज़ है,
जिनमें एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं ग्लूटेन के, कि वो बचपन से ही होता है बच्चों में, सीलियक इश्यूज, उनको तो ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए। अदर देन दैट ग्लूटेन इज़ सेफ टू ईट। तो जैसे आपका जो वीट है, जो आप बार्ले है जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है, आप वो खा सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट का कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ओके। बट अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या आपको सीलियक डिसीज़ है, देन इट इज़ ए कंप्लीट नो नो, क्योंकि उसमें एक जो प्रोटीन होता है जिसको ग्लैडिन कहते हैं, वो अगर आपको इंटॉलरेंस है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी जो गट लाइनिंग है उसको डैमेज कर सकता है, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दिलचस्प है। जी। मुझे लगता था ये कोई मॉडर्न फैड है, लोगों के पास पैसे हैं और क्योंकि वो अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं तो वो अपने अंदर से ये कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन ये मामला सीरियस है। सीरियस है, यस। जिन बच्चों को सीलियक होता है, बहुत ही कम ऑल्दो पॉपुलेशन है, बट सीलियक जिनको होता है, सीलियक एक डिसीज़ है जिसमें ग्लूटेन से एलर्जी होती है, और अगर हवा में भी ग्लूटेन है और उस बच्चे ने इनहेल कर लिया, हवा में भी ग्लूटेन होता है? मतलब सपोज कैसे कहीं पे ऐसी जगह है, कुछ बन रहा है और वो जो आपका वीट है वो हवा में है उसके, और वो उस बच्चे में चला गया, तो वो उसको इतनी सीवियर इश्यूज हो जाते हैं कि उसको लगता है कि उसकी जान चली जाएगी। सो इट इज़ दैट सीरियस। इवन आपने जैसे घी लगाते हैं, एक अगर उस आपने किसी वीट वाली रोटी में घी लगाया और उसी चम्मच से उसको आपने सर्व कर दिया, तो उसको बहुत ही सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं उस बच्चे को। तो दिस इज़ सीरियस, बट ये सारे लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये उन्हीं के लिए होता है जिनको वो एलर्जी है, जिनमें वो जो जीन है वो काम सही से नहीं कर रहा है, ये उन्हीं को इशू है। बाकी लोग वीट और बार्ले खा सकते हैं। तो ये डीएनए टेस्ट तो मैंडेटरी होना चाहिए, शुड बी पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन एवरी नेशन। यही हमारा मकसद है कि किस तरह से ये हर आदमी के पास हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। तो एक बार आपने करा लिया तो आपको ज़िंदगी भर कराने की ज़रूरत नहीं है, और जो डेटा है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो डीएनए आपका है, जैसे आप हो गए आप वैसे ही रहेंगे। फिक्स्ड है वो। हाँ, तो जैसे ब्लड टेस्ट तो आपका हर महीने आप कराओ या इवन 7 दिन के बाद कराओ तो चेंज आ जाएगा, बट डीएनए में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो एक बार करा लिया, लाइफ टाइम की फुर्सत। ये कब करा लेना चाहिए, मतलब बालिग होने के बाद या बालिग होने से पहले, या कब कब ये डीएनए टेस्ट तो होना देखिए, जितना अर्ली कराएंगे उतना अच्छा रहता है। हाँ, जितना आप 7 साल में करा लें, 8 साल में करा लें, जितना अच्छा करा लें। इवन बहुत सारे जो जेनेटिक टेस्ट हैं वो तो पैदा होते ही होते हैं, कि जो हम कहते हैं इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 2 दिन के बाद ही उसके एक प्रिक लगाई जाती है पैर में, और वो ब्लड ले के हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं वो जो जेनेटिक उसी वक्त होती हैं, और उसी वक्त ट्रीट कर देनी चाहिए, नहीं तो बच्चा मेंटली रिटार्ड हो सकता है। अच्छा, तो वहाँ से शुरू होता है। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये यंग पेरेंट्स के लिए भी, और मतलब क्या कहें, तो बहुत चमत्कारी बात है। जी, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा वो है कि 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। यूएस गवर्नमेंट का फंडेड ये प्रोग्राम था, और उसके पीछे मकसद ही यही था कि जब हम पूरा जीनोम डिकोड कर लेंगे कि इंसान का, तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कितने जीन्स हैं और हर जीन का क्या काम है। तो ये उस प्रोजेक्ट की देन है जिसमें 20 साल लगे, और जो पहला डीएनए टेस्ट हुआ था उसकी जो कॉस्ट थी वो $3.2 बिलियन थी एक डीएनए टेस्ट की। हाँ। और आज हम ये कह रहे हैं कि वो सेम टेस्ट हम ऑलमोस्ट उसका कुछ पार्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो 10 से 15 हज़ार रुपये में अवेलेबल करा बस देंगे। यस। और हमारी कोशिश तो ये है कि हम और सस्ता करें इंडिया में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि इसको लेस देन 5,000 करें। इट शुड बी लाइक अ ब्लड टेस्ट। मैं ये सोच रही हूँ, जितने लोगों ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया उन्हें तो ये पहले करा लेना करा चाहिए, लेना कहीं चाहिए। ज़्यादा सस्ता है यस, और लाइफ चेंजिंग यस, इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही है हमें। यस।
फिर तो शायद इंश्योरेंस की ज़रूरत ही ना पड़े उस तरह से। एक्चुअल में मतलब उन डिजीज़ेज़ के लिए तो नहीं पड़ेगी जब यस, आपको खुद ही पता हो जाएगा और आप यस, मैनेजमेंट में आ जाएँगे यस। उन डिजीज़ेज़ के। एक लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं अभी किसी अपने पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा था। उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और बड़े खुशी से बता ये रहे थे कि जितना पैसा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में दिया है, उससे ज़्यादा उन्होंने वसूल कर लिया है। ठीक है, तो वो ये बता रहे थे कि रिसेंटली उन्होंने ये ऑपरेशन कराया गॉल ब्लैडर का, और है ना, कोई अलग अलग ट्रीटमेंट बता रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे कि उन्होंने जितने पैसे दिए उससे ज़्यादा वसूल लिए। तो मुझे उन पे तरस भी आ रहा था और ये कह नहीं सकता था उनको, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वसूलने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ अपना खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइडियल केस ये होना चाहिए कि आप बीमार हो ही ना, आपको यूज़ उसको करने की, अनलेस कि कोई सीरियस इमरजेंसी हो, बट वो ये खुश हो रहे थे। तो मुझे लगा कि ये बेसिकली लोगों को बताना चाहिए कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं है कि आप बीमार पड़ें, और इसलिए है कि आप इमरजेंसीज में इसका यूज़ करें। ऑब्वियसली हाँ, अच्छी बात है, हाँ, जो चीज़ें आपके काबू में नहीं है लेकिन हो जाती हो हैं, जाती है। यस। ये पॉडकास्ट उन तक नहीं पहुँचना चाहिए। नहीं पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक ये बहुत एक बड़ी मेजॉरिटी है एक इस तरह के जोक लोगों याद की। आ गया जी। कि एक साहब अपनी उंगली काट रहे थे तो उनकी बेगम ने कहा, अरे अरे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं, वो डेटॉल की शीशी टूट गई थी तो सोचा लगा एक बार तो लगा लें। यस, बड़ा ऐसा है। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत है। उनको हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। कई बार उनको पता नहीं होता कि हर चीज़, क्योंकि इंडिया में और ये पता है एक्चुअली मेंटल मॉडल है इंडिया का। हम चाहते हैं कि हर चीज़ को निचोड़ लें, हर चीज़ का इस्तेमाल कर लें। तो मतलब जो बैग हमें बाहर से मिलता है उसको भी हम 4 बार यूज़ कर लेते हैं। हाँ, वो पॉलीथीन बैग और लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस कवर लेने के चक्कर में अपने आप का काटना पीटना नहीं करना यस, चाहिए। वो यस, उसमें फ़र्क है पॉलीथीन यस, बैग में और आपके शरीर में। यस। क्योंकि ये कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसको आप एक बार टूट गया तो फिर फिक्स कर देंगे, कोई डैमेज हो गया तो फिर हो गया। सही, यस, सही। तो ये इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सेहत के लिए करते हैं, जैसे यही है हेल्थ इंश्योरेंस की ही बात करें जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जी, कि आपको हर साल करना होता है, रिन्यू करना जी, होता है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। जी, लेकिन अगर एक बार आपने अपना ये जेनेटिक टेस्ट करा लिया और पता कर लिया तो आप बीमार ही कम पड़ेंगे भाई। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको वो उस इंश्योरेंस की शायद ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत ही पड़े। नहीं। एक्चुअल में जो हमारा मकसद यही है, बट हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना ज़रा इसलिए। बताइए क्या परेशानियाँ इतनी चमत्कारी चीज़ के लिए परेशानियाँ क्या तो हैं? एक जो है हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अवेयरनेस का चैलेंज है। तो सपोज़ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको समझा पाता हूँ कि इसकी पावर क्या है। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये बात मैं लार्ज ऑडियंस तक कैसे बता सकूं कि ये कितनी पावरफुल टेक्निक है जिससे आप कितनी सारी बीमारियों से, और जब एक बीमारी होती है तो वो उससे पूरा फैमिली परेशान होती है। आप खुद तो होते ही हैं, पूरी फैमिली परेशान हो जाती पूरा घर अफ़ेक्टेड होता है। है ना? तो अगर आप उन चीज़ों से बच जाते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट करें, आप अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, है और ना? सब लोग प्रोडक्टिव होंगे यस, घर प्रोडक्टिव में। होंगे। यस। तो जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो अवेयरनेस का है कि लोगों तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जो आपने हमें दिया। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इट्स इस लायक समझा कि इस इट्स अ प्लेज़र एंड ऑनर फहद टू हैव यू हियर। या थैंक यू मैम। आप आपके साथ जो बातें हो रही हैं उसमें जो अनरेवल हो रहा है ना वो कमाल का है। और मैं सच में मतलब अवेयरनेस का अगर ये टूल बन जाए हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे हम ज़बान लोगों के लिए और वो उसको समझें तो ये कितने लोग बीमारियों से बचेंगे। मैं इसकी इनॉर्मिटी जो इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट की जो इनॉर्मिटी है उसको सोच के दंग रह जा रही हूँ। यस, दिस इज़ ऑसम। तो एक तो अवेयरनेस है कि ये कम है लोगों यस। में। दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन, इवन हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं अभी एक पॉडकास्ट और बेसिकली रील्स देख रहा था। आई डोंट नो, मुझे नाम उनका लेना चाहिए, बट वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं नाम ले ही लेता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही जो बात बोली वो अनसाइंटिफिक थी, और उनके
इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग मिसगाइड हो गए। अ, उनका नाम डॉक्टर सरीन है, वो शायद लीवर के डॉक्टर हैं। ओके। और उन्होंने ये बताया कि प्रोटीन जो है, और स्पेशली जो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं, वो आपके लीवर को ख़राब कर देते हैं। सपोज़ इस लेवल के डॉक्टर जो कि बहुत ही सीनियर हैं, जिनका ये बड़ी रेपुटेशन है, जिनकी बात को लोग बहुत अहमियत देते हैं, वो बात, ऐसी बात अगर करें जो कि अनसाइंटिफिक है, जो कि विदाउट एविडेंस है, और एक बहुत ही जनरलाइज बात है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है इस लेवल के एक्सपर्ट से, उन्होंने ये बात कही जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिसगाइड होंगे। तो मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सर ये मैंने सुना, तो इसका मतलब है कि मुझे प्रोटीन का जो सप्लीमेंट है वो नहीं लेना चाहिए, या प्रोटीन नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। उसको ट्रीट और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में हम डॉक्टर्स को बड़ा अहमियत देते हैं, है ना, और ऑब्वियसली फॉर द राइट रीज़न कि उनको हम उनकी बात मानते हैं। बट कई बार जो न्यूट्रिशन है वो उनका शोबा नहीं है, जो उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है, और जब उसमें वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं तो कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे समाज जो है वो अफेक्ट होता है। तो प्रोटीन, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री है। यस। यूजुअली हमारा खाना क्या होता है, इररिस्पेक्टिव कि आप साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, हम रोटी सब्जी या चावल। चावल यही खा रहे हैं। हमारी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। और उस कंट्री में अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट दे देंगे तो जिससे बहुत नुकसान होगा। इंडिया जो डायबिटिक कैपिटल हम बात कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी जो पूरी डाइट है वो 70-80% कार्ब्स है, और उसमें प्रोटीन है ही नहीं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी मसल्स नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मसल्स होंगी तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो बेसिकली ग्लूकोज, वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ कम होगी। और जब आप ये सोच लेंगे कि उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है या लीवर ख़राब हो जाएगा, तो आप प्रोटीन नहीं खाएंगे। जबकि वे प्रोटीन जो कि मिल्क का ही एक प्रोडक्ट है, वो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। मेरे बहुत सारे एथलीट हैं, मैं खुद लेता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से अगर जैसे उन्होंने बोला, मैं कहूँ कि ड्रग लेने से आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, तो वो ड्रग मतलब बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होगा अगर मैं ये कह दूं। जबकि अगर आप कोई दवा बहुत समय तक लेते रहें तो चांसेस हैं कि ख़राब हो सकती है, या वो स्पूरियस ड्रग हो, उसको लेने से ख़राब हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा गलत हो जाएगा कि दवा लेने से आपकी किडनी ख़राब होती है या लीवर ख़राब होता है। स्पूरियस या जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं वो लेने से ख़राब हो सकती है, बट हम ये नहीं कह सकते। उसी तरह से जो प्रोटीन है, सप्लीमेंट्स हैं, वो बहुत सारे ख़राब क्वालिटी के भी आते होंगे, किसी कंपनी का डुप्लीकेट भी आता होगा, तो हो सकता है उसकी वजह से हो जाए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करता। बट बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जिन्होंने क्वालिटी का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। तो अगर आप उनके सप्लीमेंट्स लेते हैं, दे आर सेफ, एंड आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर वेरी सेफ। यानी प्रोटीन शेक पिया जा सकता है। पिया जा सकता है, अच्छी कंपनी का लें, है ना, जो कि रेपुटेड हो। स्पेशली वे प्रोटीन जो होता है जी। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ होता है। इवन प्लांट प्रोटीन्स भी आते हैं, वो भी सेफ होते हैं, तो आप ले सकते हैं। आपने ये बात जो कही ना, इस मिसइन्फॉर्मेशन की शिकार मैं खुद भी हुई और मैंने अपनी फैमिली में भी उसको फैलाया कि देखो भाई, वे प्रोटीन के लिए डॉक्टर साहब ने ये कहा है। जी, तो ये बात सही है कि डॉक्टर्स शुड अंडरस्टैंड कि वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हैं। यस, और वो क्या कहूँ, मतलब वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज डॉक्टर्स, बट स्टिल दे शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। एब्सोल्युटली, क्योंकि न्यूट्रिशन उनका सब्जेक्ट नहीं है। उनकी पढ़ाई भी, जो मेडिकल पढ़ाई होती है, उसमें न्यूट्रिशन के ऊपर कम फोकस होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सबकी एक स्पेशलिटी है। तो टेक एग्जांपल, हेल्थ केयर में अगर देखें तो एक डॉक्टर है, ठीक है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक आपका न्यूट्रिशनिस्ट है ना, इसी तरह के सारे लोग हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैं ही फिजियोथेरेपिस्ट बन जाऊँ, मैं ही डॉक्टर बन जाऊँ और मैं ही सब कुछ बन जाऊँ, तब ये प्रॉब्लम है। राइट। क्योंकि मुझसे भी लोग बहुत सारे पूछते हैं कि सर ये दवा के बारे में बता दो,
कई बार मुझे पता भी होता है, बट मैं कहता हूँ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे मशवरा करिए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको दवा नहीं लिख सकता। मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता सकता हूँ कि क्या खाना है। तो इसी तरह से जितने भी डॉक्टर्स हैं या जो भी जिस शोबे में काम कर रहा है, जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, वो उसी एक्सपर्टीज़ को बताए तो पूरे समाज के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, एक तो ये हो गया और अवेयरनेस की बात करी और आपने ये मिसकॉन्सेप्शंस की बात की। इसके अलावा बॉटलनेक क्या है? क्या फाइनेंशियल कंडीशंस भी रीज़न हो सकती हैं? ये देखिए बहुत ही अच्छा एक स्टार्टअप के लिए जो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम बात तो करते हैं कि हमें डेवलप नेशन बनना है, हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन विश्व गुरु हम बनेंगे कैसे? जब तक हम इनोवेशंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट हो या जो बाहर का इकोसिस्टम है। हमें लगता है कि सारी बड़ी कंपनियां यूएस में क्यों बनती हैं? एप्पल यूएस में है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस में है, टेस्ला यूएस में है, आपका जो स्पेस के बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो यहाँ वहाँ हो रहे हैं। अभी इनवीडिया एक कंपनी है, वो यस। यूएस में हो रही है, वो इंडिया में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमें जो यहाँ के लोग हैं, और यहाँ के लोग वहाँ जाके कर लेते हैं, इंडिया में नहीं कर पाते, क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं है ना? हुँ, सपोज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक ये कंपनी जो मैं बना रहा हूँ ये ग्लोबल स्केल पे हो, तो मुझे फंड चाहिए, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। तो जो वीसीज हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसमें आपको 1 साल के बाद या आपके पास 6 महीने के बाद रिटर्न्स आने लगेंगे। वो इतना वेट नहीं कर सकते कि 3 साल तक किसी कंपनी में लगातार पैसे लगा रहे हों और रिटर्न नहीं आ रहा हो। तो ये माइंडसेट आई थिंक बदलना चाहिए, जिससे जो रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज हैं और बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया में, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक टाइम के बाद वो हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं कि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल, बिना पैसों के साइंस हो नहीं सकती, साइंस को बिल्कुल। बहुत पैसा चाहिए। और साइंस में ही सबसे पैसा कम खर्च हो रहा है हमारे कंट्री में। मैं यही बात पिछले आपने गौहर रज़ा साहब से बात की तो हम उनसे यही बात कर रहे थे और मैं देख रही थी कोई और पॉडकास्ट कि किस तरह वेंचर कैपिटलिस्ट भारत में डरे हुए हैं। वो पैसा थोड़ा-सा लगाते हैं, बड़ा जल्दी रिटर्न चाहिए एक तो उनको, ये जल्दबाज़ी बहुत है और वो ये समझते नहीं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक तरह का इनोवेटर भी है और आप तो हैं ही इनोवेटर। तो जो टेक्नीक का इस्तेमाल करके जिस तरह के नए एक चीज़ को आप इनोवेट कर रहे हैं, उसके लिए सब्र थोड़ा रखना पड़ेगा, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और भारत तो इतना बड़ा बड़ा प्लेइंग फील्ड है, लेकिन सिर्फ थोड़े पैसे हों तो वो काम बन जाए। जी, जी। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं उनको ही अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है यहाँ हाँ, पर। एक्चुअली आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट आई थिंक अगर वो इस पे काम करें, और कुछ लोग रिस्क लेते भी हैं, बट ये है कि अगर ये एक लार्ज पॉपुलेशन हुँ। करने लगे, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ ये है जैसे बहुत से मैं नाम लूँ या ना लूँ जैसे बायजूस का हुआ, जी, है ना? लोगों को लगा कि ये लेकिन आप जो दे रहे हैं वो बहुत सब्सटेंशियल है। दैट इज़ समथिंग जिसको आप क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये फ़र्क पड़ा है, इतने लोग आए हैं और फिर आपका वो उस तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल भी नहीं है। तो एक बार आपने किया, आपने हमेशा के लिए भला कर दिया बंदे जी, का, है जी, ना? जी। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सब्सटेंटिव है। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल उतना नहीं है। हमारा जो मकसद है, ऑब्वियसली हम एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ओन्ड कंपनी है, तो ऑब्वियसली हमारा मकसद है कि हमें कुछ पैसे कमाने हैं। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप हमारी ऐप में भी जाएंगे, तो हमने जो हमारी प्राइसिंग मॉडल है वो इतना अफोर्डेबल है कि एक बिल्कुल मिडिल क्लास जो बंदा है वो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। वन टाइम खर्चा है। वन टाइम खर्चा है, और इवन उसके बाद जो हम न्यूट्रिशन सपोर्ट भी है वो बहुत ही कम है। अच्छा, बहुत ही कम है कि वो 1,000 रुपये 500 रुपये में अरे वाह! आपका न्यूट्रिशन प्लान बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें खाना क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, सबको पता है और हर आदमी को ये पता है कि अच्छा खाना चाहिए, बट आपके लिए क्या अच्छा है? हाँ। दूध, घी, मक्खन, शहद ये सब चीज़ें हम लोग अच्छी समझ के खा लेते हैं, बिना ये सोचे हुए हम पर इसका क्या असर क्या पड़ेगा। असर पड़े? तो थोड़ा-सा ऐप का ज़िक्र किया आपने 2-3 बार, ज़रा जी। बताइए ऐप के बारे में क्या है? तो इस ऐप का जो मकसद है, नाम क्या है तो आपका? ऐप का नाम है अनलॉक डॉट फिट। अनलॉक डॉट हाँ, फिट। और उसकी कहानी ये है कि ये जो अनलॉक डॉट फिट है, ये कोविड के टाइम पे हमने इसके बारे में काम करना शुरू किया था, क्योंकि हम पहले 1 टू 1 लोगों को सर्व करते थे।
जब कोविड हो गया तो हम लॉक हो गए, तो हमने सोचा कि एक ऐसा डिजिटल मीडियम होना चाहिए जिससे लॉक रहने के बाद भी हम पहुंच सकें। तो ऐप और अनलॉक ऐसे हुआ कि लोग लॉक थे, तो उनको हमें अनलॉक करना था थ्रू अनलॉक डॉट फिट, तो इसलिए उसका नाम अनलॉक डॉट फिट पड़ा। और अनलॉक डॉट फिट जो ऐप है, हम इसमें बहुत सारी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड टेस्ट है, डीएनए टेस्ट है, ये सारी चीज़ें इस ऐप के थ्रू हो जाती हैं। तो टेक एग्जांपल, आप इस ऐप के ऊपर आए, आपने कोई सब्सक्रिप्शन हमारा ख़रीदा, जैसे एक हेल्थ प्रो है विच इंक्लूड योर ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट। तो आप इसी ऐप में अपना ब्लड टेस्ट बुक करते हैं, तो आपके घर में एक फ्लैबो आ जाएगा ब्लड कलेक्शन के लिए, वो अपना ब्लड टेस्ट करके ले जाएगा। आपके पास किट आ जाएगी, जो हमारी डीएनए किट है वो आ जाएगी। वो उसमें डू इट योर सेल्फ है, आपको अपने से करना है। उसमें एक आपको सलाइवा स्पिट करना है, वो कलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो ब्लड रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डे आ जाती है। जो डीएनए रिपोर्ट है वो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं उसको आने में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और ये सब दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम आपके कंसल्टेशन करते हैं। तो एक कंसल्टेशन न्यूट्री जेनेटिक कंसल्टेशन होता है, जहाँ पे हमारे जो डीएनए एक्सपर्ट होते हैं, जो न्यूट्रीजेनोमिक काउंसलर है, वो आपको पूरी रिपोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट 87 पेजेस की रिपोर्ट होगी, वो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बताते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसल्टेशन हमारी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ होता है, जो कि हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम आर मास्टर्स इन देयर सब्जेक्ट। वो आपको इस ब्लड डेटा, डीएनए डेटा और आपने जो बात उनसे करी है, उसके हिसाब से फिर आपका बात करके, आपकी प्रॉब्लम को समझ करके उसके हिसाब से वो प्लान बनाती हैं। और हर 15 दिन पे आपके साथ वो राब्ता करती हैं, बात करती हैं कि कैसा जा रहा है। बीच बीच में आपको बहुत सारे नजेस ऐप में आते रहते हैं कि आपने अपना वेट अपडेट किया कि नहीं। जो भी आपका गोल है, किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का गोल होता है, किसी का वेट लॉस होता है, तो वो कॉन्टीन्यूसली हम उनको नजेस करते हैं, बीच बीच में हम पूछते रहते हैं कि आप अपना डाइट प्लान फॉलो करिए। और कोशिश ये होती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइट आपको दें, बहुत ही फैंसी ना हो, जो कि आप बना नहीं सकते हैं। तो सिंपल चीज़ें करें और आपके जेनेटिक्स और जो ब्लड रिपोर्ट है उसके अराउंड हो वो, ना कि एक रैंडम एडवाइस हो, तो जिससे लोगों को लगता है कि ये फॉलो करना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे बारे में ही बात हो रहा है। तो लोग जो जिस अगर आप लेट्स से वेट लॉस कर रहे हैं, तो अगर आप जनरल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको 3 महीने और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़े। वो जो रिजल्ट्स हैं बहुत फास्ट आते हैं, क्योंकि हमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन है और उसके हिसाब से हमने आपका जो प्रोग्राम तो वेट क्रिएट, लॉस प्रोग्राम भी हो सकता है इसमें? कुछ भी कर सकते हैं। आप वेट लॉस कर सकते हैं, आप डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर या डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर बेसिकली हमारा प्रोग्राम ले सकते हैं। एथलेटिक परफॉर्मेंस, बहुत सारे एथलीट्स के साथ मैं काम करता हूँ। अभी जैसे हमारे पैरालंपिक्स टीम जा रही है, चली गई है, पहुँच गई है अभी वहाँ पे। बहुत सारे जो उसके एथलीट हैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो एबल ओलंपिक था, उससे ज़्यादा मेडल हमारे पैरालंपिक्स में आएंगे। ये मेरा पूरा, आई थिंक, मुझे बिलीव है कि उसमें बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। तो तो उसमें जब उनके अच्छे नंबर्स आएंगे तो हम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे बिल्कुल, इसके लिए। आई विल बी वेरी हैप्पी। या बिकॉज यस, यू आर यस। पार्ट ऑफ दैट सक्सेस। जी, जी, जी। कुछ-कुछ लोगों के साथ हमने काम किया, तो और स्पेशली वो लोग लेस प्रिविलेज्ड हैं, उनको कम स्पॉन्सर्स मिलते हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग हाँ, होता है उनका उनके, कामयाब होना बहुत बहुत ज़रूरी। ज़रूरी है। तो ये इस तरह से आप सारी चीज़ों को अपने गोल के हिसाब से उसमें प्लान चूज़ कर सकते हैं, और फिर हम उसके हिसाब से आपका डाइट प्लान करते हैं और आपको हम ट्रैक करते रहते हैं। फ़हद, मैं अटक गई हूँ, आपने कहा ओबेसिटी पर भी काम करते हैं। जी, आप देख सकते हैं मैं विजुअली ओबीज़ हूँ, जी, जी। तो मैं पतली हो सकती हूँ, मेरा वज़न मतलब कम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तो क्योंकि मैं इसलिए बताऊँ, मैं ये निराशाजनक जुमला मैंने इसलिए किया बोला है क्योंकि मैं हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ। जी, तो हाइपोथायराइडिज़्म में वज़न बढ़ना, बाल झड़ना, नज़र कमज़ोर होना, बोन्स कमज़ोर होना, ये सब
हम पढ़ते हैं डिप्रेस होते रहते हैं कि जी भाई ये मुझे हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ। जी तो और मेरा हाइपोथायराइडिज्म ठीक इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड रिमूव किया गया, ओहो ठीक है, उसमें नोड्यूल था। जी तो अब ये तो है ही नहीं, जो ऑर्गन है ही नहीं वो जी काम कैसे जी करेगा, तो आप जी डिपेंडेंट ही हैं। तो अब ये बताइए ये चैलेंज लेंगे आप मेरा? बिल्कुल। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैं आपकी, रिकॉर्ड क्योंकि हो रहा है? हाँ, मतलब हम हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई स्नेक ऑयल नहीं बेच रहे हैं। तो ये तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकूं। और हाँ, स्पेशली एक है ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े पढ़े लिखों लिखे को को फारसी फारसी किया। क्या। जी आप रिकॉर्ड हो रहा है और जी। आप कह रहे हैं कि यू कैन चेंज माय सिचुएशन एज वेल। तो बहुत ही अच्छा होगा। आज हम 25 अगस्त है ना, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो हम इसको एक बेसिकली एक मूवमेंट बना सकते हैं कि आप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, है ना, ये हाँ, सारी टेस्टिंग हम हाँ। करेंगे। और आपकी डाइट प्लानिंग मैं खुद करूँगा और हम उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करेंगे और सारे लोगों को बताएंगे कि देखिए आप का चेंजेस क्या आ रहे हैं और कितना आसान है। तो ऑब्वियसली सारी सबकी प्रोग्रेस अलग अलग होती है, किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ सकते हैं सबके साथ विदाउट डूइंग टू मैनी थिंग्स। स्मॉल स्मॉल थिंग्स आप करेंगे और आपके पास जब डेटा होता है उसकी पावर ही यही है कि आपको पता है क्या करना है। तो सपोज़ मुझे आपके स्टूडियो आना था, तो मैंने गूगल मैप में लगाया और आप पूछ रही थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि गूगल मैप हमारे साथ था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और एग्जैक्टली मैं आ गया और आपके घर पहुंच गया। तो ये जो हमारा सिस्टम है अनलॉक डॉट फिट में, ये गूगल मैप है। तो आपका गूगल मैप है कि आप की बॉडी कैसे काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ों सही करनी है। तो हमारे लिए पहुंचना अपनी डेस्टिनेशन, वो हो सकता है टाइम लगेगा, कभी कभी नो ट्रैफिक नो, होता आई है। प्रॉमिस, मैं बहुत डिलीजेंटली वो सब नो डोंट्स एंड डूज को फॉलो करूंगी, ये मैं प्रॉमिस कर तो सकती हूँ। मेरा काम हो गया। क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो होता है अडियरेंस और डिसिप्लिन। आपने ये कमिट कर दिया तो आई थिंक हम 3 महीने में एक डिफरेंट शीबा मैम देखेंगे। क्या बात है! ठीक है ना खुद ही सबको दिख जाएगा और मुझे भी दिख जाएगा और जी, पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया देख लेगी। बहुत सारे लोगों को आई थिंक इंस्पिरेशन मिल जाएगी और ये ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत जो आप कई बार हम जो बात आपने करी थी शाहरुख खान की या बहुत सारे लोगों की बात करी थी, ये आइकन्स हैं। इनका इनका बेसिकली करियर इन्हीं सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो उनके लिए ये नॉन निगोशिएबल है, करना ही करना है। बट जैसे आप एक आम मतलब ज़िंदगी है जिसमें ये नहीं कि बिल्कुल। अगर आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया तो कुछ फ़र्क पड़ हाँ, जाएगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता है है ना? ज़्यादा उस तरह से, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से नहीं आती नहीं हो हूँ। तो आपका करना ज़्यादा चैलेंजिंग है ना, क्योंकि आपको मोटिवेट करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है। तो ट्रू। आई थिंक ये आपसे, आई थिंक अ लार्ज पॉपुलेशन कैन रिलेट कि आप कर सकती हैं, तो मैं, और स्पेशली विमेन, है ना, उनके साथ ज़्यादा चैलेंज होते हैं क्योंकि लाइफ उनकी ज़्यादा स्ट्रगल होता है ना, घर के सारे काम, उसके बाद जी, बहुत सारे जो लोग वर्किंग हैं। ये बात आपने सही की, क्योंकि कई बार मोटिवेटेड भी होते हैं ना, तो ये लगता है कि ये वो सारे करते-करते अपनी तरफ से ध्यान हट जाता है ना? तो ये ज़बरदस्त है, देखते हैं क्या तो होता है। बिल्कुल आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये इसको हम मूवमेंट बनाते हैं। जी। तो आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगी और अल्टीमेटली हमारा मकसद यही होना चाहिए ज़िंदगी में। ऑब्वियसली सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, काम करना है, पैसे कमाने हैं, बट अगर हम किसी तरह से एक भी ज़िंदगी को बदल पाते हैं तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती है। तो फ़हद, आपने अपने लिए भी किया ये? तो ये तो देखिए मेरे साथ क्या है, मैं सारी चीज़ें बड़ा एक्सपेरिमेंटलिस्ट काइंड ऑफ मेरा माइंड है। तो यूजुअली मैं वो सारी चीज़ें किसी को बताता ही नहीं हूँ ना, जब तक मैं खुद नहीं कर लेता हूँ। ओके। तो सपोज़ अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे, मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ था।
जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने मास्टर्स किया न्यूट्रिशन में, क्योंकि जब मैं ये सब चीज़ें बता रहा था तो बहुत सारी न्यूट्रिशनिस्ट को ये समझ ही नहीं आता था कि ये क्या होता है। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा चैलेंजिंग है, तो मैंने खुद मास्टर्स किया। आई डिड माई मास्टर्स इन न्यूट्रिशन एंड करंटली आई एम परसुइंग माई PhD इन बायोटेक्नोलॉजी। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो टू आइडेंटिफाई नोवेल मार्कर्स ऑफ डायबिटीज़। तो ओह! अभी हमने कई सारे 2-3 पेपर भी पब्लिकेशन के लिए डाले हुए हैं, जिसमें हमने कुछ इंडियन स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि वेरी यूनिक हैं, जो कि दूसरी पॉपुलेशन में नहीं है, और जिसकी वजह से लोगों को, और स्पेशली जो लोग हाई स्ट्रेस फुल सिचुएशन में होते हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर हम ये टेस्ट पहले कर लेते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है, तो आप पहले से ही अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिए, वरना आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो तो ये आपने मैंने खुद भी किया। हुँ, तो जैसे मुझे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अच्छा, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं यूजुअली। ये क्या होता है? बहुत टेक्निकल है। तो जैसे आप कहेंगे एक कॉमन नेम बड़ा सुनने को मिलता है, IBS या IBD, इरिटेबल बाउल डिसीज़ या हुँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये उसका ही एक पार्ट है, IBD का पार्ट है। तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिसीज़ कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। जिसको हो जाए तो उसकी लाइफ पूरी ऊपर नीचे हो जाती है। हुँ, इसमें होता क्या है कि जैसे मेरे केस में जब मुझे इसका फ्लेयर अप या अटैक कहें अगर नॉर्मल उसमें तब होता है, तो मेरी जो इंटेस्टाइन है वो ब्लीड करने लगती है, स्पेशली जो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ओहो! और फिर आप कुछ खा नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आज से 15-16 साल पहले, तो मैं हॉस्पिटलाइज होता था। डॉक्टर्स अपने मेडिसिन्स लिखते थे, कई बार एक्सपेरिमेंट हो रहा होता था, और बड़ी मिस डायग्नोसिस हुई, और तो एक बड़ी पेनफुल है ये तो स बहुत ही पेनफुल है। डिप्रेसिव है, हुँ, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपका पीक टाइम है, और आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये बेसिकली जब मैंने इस फील्ड के बारे में जब काम करना शुरू किया और अपने टेस्ट कराए और लोगों से बात करी, तो मेरे केस में जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए कोई एक ट्रिगर होता है। कोई खाना ट्रिगर हो सकता है, इन्वायरमेंट ट्रिगर हो सकता है, इवन स्ट्रेस ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो फ्लेयर अप है या जो अटैक है वो होता है। तो मेरे केस में जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो मेरे केस में लैक्टोज, या जो दूध के अंदर एक शुगर होती है, लैक्टोज जो थी वो ट्रिगर थी। तो द मोमेंट मैं मिल्क लेता हूँ वो ट्रिगर हो जाता है। ओह! और सिर्फ मैंने दूध को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो जो फ्लेयर अप मुझे पहले बहुत होते थे, अब अभी कई साल से मुझे फ्लेयर अप नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि इन्फॉर्मेशन कितनी पावरफुल है, वाह! कि आप एक इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और उससे पहले मुझे ये बताया जाता था, क्योंकि मेरे अल्सर हैं, है ना, हुँ, तो लोगों को दिमाग में एक ये था कि दूध में हल्दी डाल के पियो, जिससे तुम्हारा ये सही होगा। और मैं पीता था, और ओफ़ो! जिसकी वजह से वो फर्दर एक्सेलरेट हो जाता था और फर्दर इंक्रीज हो जाती थी, और मैं ये करता रहता था। आप सोचिए, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता था। अरे बाप रे! तो ये पावर है इंफॉर्मेशन की। मैं ये सोच रही हूँ, बहुत से लोग इसी तरह की बीमारी में हॉस्पिटलाइज़ हुए और हॉस्पिटल में जो खाना आता है, उसमें चाय भी होती है और जो उसमें छोटा से जो उनका मील है, उसमें वो सिवई वगैरह भी देते हैं या कोई एक मीठा देते हैं जी, हल्का-सा जी, और वो हमेशा दूध बेस्ड होता है। जी, जी। बाप रे बाप! तो कई बार हो सकता है कि वो आपको दूध सूट नहीं करता, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये बड़ी, और एक दिस इज़ ह्यूज। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो दुनिया की 70% पॉपुलेशन है हाँ, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 70% 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और उन्हें पता ही नहीं। उनको पता ही नहीं, क्योंकि हम तो दूध इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि बस सबके दूध लिए। अच्छा है। हाँ, और ऐसा एक मिथ भी है कि अगर दूध नहीं पिया तो कुछ नहीं किया, हाँ, मतलब कमज़ोरी आ जाएगी, हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं खाने में हाँ। जिनसे ताकत आती है।
ये ज़बरदस्त है। मेरी एक टीचर थी, वो सेब पकड़ती थीं तो उनका हाथ लाल हो जाता था। सेब से एलर्जी थी, हम्म। तो हमें डर लगता था, लेकिन लैक्टोज़ उसमें कम से कम हाथ दिख तो रहा है लाल जी। होता हुआ, और उनको पता है। जी। ये लैक्टोज़ वाला मामला तो बहुत भयानक है। बहुत। चॉकलेट्स खा रहे हैं, व्हाइट जी। चॉकलेट खा रहे जी। हैं। अच्छा, अभी चिप्स खा रहे हैं। चिप्स खा रहे हैं, या अभी कोई मेहमान आता है तो हम बर्फ़ी, बर्फ़ी एक ऐसी मिठाई है ना कि जी। जी। बर्फ़ी है, रसमलाई है, जी। या इस तरह की चीज़ें, या पनीर के बहुत सारे आइटम्स, जी। चीज़ के आइटम। जी। तो जिसको है, तो उसको कई बार पता ही नहीं चलता। उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है, कुछ लोगों में एक्सट्रीम होता है कि जैसे ही वो कुछ हुँ। लैक्टोज़ वाली चीज़ें खाते हैं, उनको फ़ौरन लूज़ मोशन हो आप जाता है। आइसक्रीम भी नहीं खा सकते? मैं लैक्टोज़ फ्री आइसक्रीम खाता हूँ। अच्छा, ऐसी होती है आइसक्रीम? तो आप सोया मिल्क है, उसमें बना सकते हैं। मैंगो को आप अच्छा। चर्न करिए, हाँ, बहुत ही हाँ, अच्छी हाँ, गॉट इट, आइसक्रीम गॉट इट। बनती है। और कुछ ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस भी किया है। तो अरे वाह! हाँ, तो ये खा सकते हैं, या इवन पानी वाली जो होती है अपनी पुरानी हाँ, ऑरेंज वाली हाँ, हाँ, जो हम जिसको खा के बड़े लॉलीज़ वग़ैरह, यस, तो हाँ, वो खा सकते हैं, उसमें मिल्क नहीं होता है, तो हाँ। आई कैन एन्जॉय। बट क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से कर ली कि अब मुझे उन चीज़ों की, जो मैंने छोड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए अब मेरी हेल्थ ज़्यादा आपको देख के लग रहा है सभी लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट वाला कोर्स कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। हाँ? बहुत ही अच्छा है। हमेशा फिट रहेंगे, पता रहेगा डूज़ एंड डोंट्स का। यस, यस, करना चाहिए। बहुत ही न्यूट्रिशन अगर आपको आ गया, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएंगी, स्पेशली लाइफस्टाइल डिसीजेस। मोटापे से जो रिश्ता है खाने का, उसमें मैं देखती हूँ लोग बैरिएटिक करा रहे हैं, और उसके रिपरकशंस हैं। उसके अलावा और भी कई तरह के चर्बी हटाने के जो तरीक़े हैं, इन्वेसिव तरीक़े हैं, वो उसमें जा रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोग मर जाते हैं थोड़े साल में। जी। बैरिएटिक वाले और ये वाले जो जिन्होंने ये करा हटवाया होता है जी। ऑपरेशंस के ज़रिए, वो लोग ज़्यादा नहीं ज़िंदा रहते। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो ये रील का ज़माना हुँ। है ना, जिसमें आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कुछ सेकंड्स का रह गया है। पहले हम दूरदर्शन में प्रोग्राम्स देखते थे लंबे लंबे, है ना, और कभी कभी देखते थे, बट आज आप 10-15 सेकंड या 10 सेकंड में आपको लगता है कि आप चेंज कर देते हो अपनी रील। उसी तरह से हर जगह आदमी चाहता है कोई क्विक फिक्स मिल जाए, कि मैं ये दवा खाऊं, ये सर्जरी कराऊं, और सारी चीज़ें फिट हो जाएं। अब जो लोग बैरियाटिक सर्जरी कराते हैं, उनको लगता है कि हमने बैरियाटिक सर्जरी करा ली, इसके बाद हमारा वज़न कम हो जाएगा, और उसके बाद जैसी लाइफ पहले थी वैसी ही हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको जो डाइट है वो और आपकी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने उसके बाद डाइट में गड़बड़ किया, जो आप डेथ्स कह रही हैं वो उसकी वजह से होती हैं, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन है ना, वो छोटा हो गया। वो छोटा हो गया, है ना। ये जो आपका जो स्टमक था उसको छोटा कर दिया गया। तो अब आप अगर उतना ही आपने खाना खाया, क्योंकि ये खाने का जो बहुत बड़ा जो बेसिकली वो सिस्टम है वो आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो ब्रेन तो चेंज नहीं हुआ ना आपका, अभी तो आप वैसे ही एपेटाइट बनेगी, और आपने उसको ओवर फीडिंग कराई, या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं खानी है वो आपने खाई, तो उसके बाद भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन क्विक फिक्सेस के चक्कर में ना पड़ें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने दिल को समझाना पड़ेगा। बट हमारे पास ऐसे केसेस हैं कि एक बच्चा था 18 साल का, 160 केजी का, आप समझ सकते हैं, और आज वो ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद वो 100 केजी का हुआ है। तो अगर आप उसकी पर्सनालिटी देखेंगे कि वो 160 में ऐसा लगता था कि कोई 60 साल का या 50 साल का बंदा लग रहा है, क्योंकि चेहरा तो छोटा था बट बॉडी ऐसी थी। और आज जब देखेंगे तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। इस तरह के अनगिनत केसेस हैं मेरे पास, जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत करी, थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, और विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, थ्रू जस्ट चेंजिंग देयर डाइट एंड जस्ट चेंजिंग जो उनकी लाइफ स्टाइल थी, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके वो जो 120 से 75 हो गए, 120 से 90 हो गए, ये पॉसिबल है।
और इसके लिए आपको सब कुछ चेंज नहीं करना है, बहुत आसान है। सिर्फ डेटा जो है वो बहुत पावरफुल है। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें एड्स आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि वो कुछ ब्यूटी पार्लर्स, जो ग्लोरीफाइड ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो भी कुछ-कुछ कर रहे हैं, कुछ लेज़र का कर रहे हैं, कुछ वो मशीनों का से कर रहे हैं और वो आपके बेली फैट को कम कर रहे हैं, वो स्पेसिफ़िक एरिया के फैट्स को कम कर रहे हैं, ये जी। सब है। तो ये सारी क्विक फिक्सेस जो हैं वो बेसिकली इंसान जिसने वज़न बढ़ाया है, वो अपना काम नहीं करना चाहता और वो किसी और पर डाल देना चाहता है, टेक्नोलॉजी पर डाल देना चाहता है, किसी एक्सपर्ट के ऊपर डाल देना चाहता है। या तो या यहाँ पे एक्सपर्ट्स का रोल है सही बात बताना। कई बार हम कमर्शियलाइजेशन की वजह से सही बात नहीं बताते। तो ये गलती कई बार एक्सपर्ट्स की भी है, हुँ, जो उनको वो ख्वाब दिखा रहे हैं जो कि होना ही नहीं है। हुँ, जैसे आपने जो बात कही, ये स्पॉट रिडक्शन नाम की एक चीज़ होती है कि किसी मर्द औरत किसी को लगा कि मेरे यहाँ पे फैट ज़्यादा है तो इसको मैं कम करा लेता हूँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे कम करा लेता हूँ, जबकि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है? तो देखिए क्या है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं है, हुँ, मतलब आपने कोई कोई आपने लेट्स से कुछ सर्जरी कराई इन्वेसिव और वहाँ से फैट निकाल दिया गया, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है कि जब सर्जरी ख़त्म हो गई उसके बाद फिर वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि आपका जो जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वो जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है सबका डिफरेंट है। हुँ, अगर आप मर्द औरत में देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राइट। तो मेन के लिए लेट्स से 15 से 20%, 22% फैट जो परसेंटेज है वो नॉर्मल है, ये होना चाहिए, इससे कम हो अच्छा है। वही चीज़ जो विमेन के लिए 25 से 30% बॉडी फैट परसेंटेज नॉर्मल है, अच्छा। क्योंकि उनको बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए या जो चाइल्ड बियरिंग के लिए उसमें उसका रोल है। हुँ, तो अगर अब कोई विमेन चाहती है कि मेरा 15% हो जाए, 12% हो जाए, 10% कर सकती है, बट उसकी वजह से फिर उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, हुँ, है ना। इवन उनको इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं, इवन मेन में भी हो सकते हैं अगर आप एक्सट्रीम में जाएंगे। ओके। तो आपको ये समझना चाहिए, एक्सपर्ट को ये समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है हुँ। कि वो बताएं लोगों को सही बात। तो ऐप आने से कितना फ़र्क पड़ा बिज़नेस पर और अवेयरनेस क्रिएट करने तो में? देखिए अब हम बहुत सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं इस ऐप की वजह से। हमारे जो क्लाइंट हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे रीजन को हम कवर कर रहे हैं। इवन नाउ अब हमें दुबई से इवन यूएस में हमारे कुछ क्लाइंट्स हो गए हैं, तो अलग अलग कंट्रीज से भी लोग हमें अप्रोच करने लगे हैं, क्योंकि स्पेशली जो इंडियन डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया में है। तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पता चलता है, तो क्योंकि ऐप की वजह से वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हमारी बिल्कुल। ऐप। तो धीमे धीमे ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अ, तो लोगों को क्या बेस है जो आपका क्लाइंट बेस अभी कितना है अगर आप बताना चाहें? जी, तो जो हमारे ऑलमोस्ट हमारे जो एक्टिव यूज़र्स हैं हमारे ऐप के ऊपर 17,000 लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। और ये जो अनलॉक डॉट फिट है, हमने इसका जो कमर्शियल लॉन्च था लास्ट ईयर मई जून में किया था। तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और हमने इसको डायरेक्ट टू कंज्यूमर लॉन्च नहीं किया था। वी वर वेरी फोकस्ड ऑन बी टू बी। तो हम ओके। कंपनीज में जाके कॉरपोरेट्स में इसको लॉन्च किया था। हुँ। तो हमें ये वहाँ से हमारा यूज़र बेस बना है। अब हम इस ऐप को बी टू सी कर रहे हैं? बी टू सी कर रहे हैं या। ओके। तो अब कोई भी इसको बेसिकली यूज़ कर सकता है। अभी हम बहुत सारे उसमें चेंजेस कर रहे हैं हमारी ऐप में, मे बी दैट ऑल दोज चेंजेस विल बी अवेलेबल बाय 15th और 16th ऑफ सितंबर। जी। तो एक बिल्कुल नई ऐप आपको दिखेगी जो कि बहुत ही इंट्यूटिव होगी। तो अभी आपकी क्लाइंट में एक एथलीट्स मैं समझ रही हूँ जी, होंगे, फ़िल्म जी। स्टार्स भी हैं? यस, फिल्म स्टार्स भी हैं। तो हमने हमारे पास हर तरह के लोग हैं। तो स्टार्ट जो हमारी हुई थी मैंने आपको बताया, क्योंकि क्रिकेट से हुई तो विराट आए और उसके बाद पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हमें काम करने का मौका मिला। उसकी वजह से जो आईपीएल टीम्स थी उनमें काम करने का मौका मिला। जैसा कि केकेआर के साथ हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमने उनके साथ काम किया। वो बहुत ही अमेजिंग था हमारे लिए। उसकी वजह से जो बहुत सारे
क्योंकि क्रिकेट बॉलीवुड से कनेक्ट है, तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर क्योंकि बॉलीवुड पॉलिटिक्स से कनेक्ट है, तो बहुत सारे जो बड़े नाम हैं पॉलिटिक्स में, मैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी उनके नाम नहीं ले नहीं, मैं सकता। पूछ भी नहीं रही जी, इसीलिए। तो मतलब who's and who of India we have worked with and we are very proud of it, कि हमने उनकी लाइफ में कुछ बदलाव किए। मैंने कुछ नाम लिए जिन्होंने खुद अपने बारे में शेयर किया है, या मेरे जो जैसे भुवनेश्वर कुमार हैं, विराट हो गए, इन्होंने खुद बोला है पब्लिक में, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू। तो दिस इज़ हाउ ये बड़े नाम हैं, बट हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह की सर्विस हम इनको देते थे, वही क्वालिटी ऑफ सर्विस हम हर इंसान को जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहा है या करना चाहता है, उसको वो सेम सर्विसेज एट अ नॉमिनल प्राइस मिल सके। ये हमारा मकसद है। फिल्मी दुनिया, क्रिकेट और एथलीट्स और स्पोर्ट्स, इसके लोग तो ज़रूर आएंगे आपके पास, मॉडलिंग वगैरह। इसके अलावा क्या ट्रेंड है? क्या लोग, जैसे अवेयरनेस पैदा हो रही है, तो किस तरह के लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं भारत में? सो मैंने कोविड के बाद, कोविड से पहले प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बहुत कम रुझान था लोगों का। कोविड के बाद दो चीज़ों में मैंने चेंज देखा है। एक, प्रिवेंटिव हेल्थ पे लोगों को अवेयरनेस आई, उनको लगा कि उन्होंने ये देखा कि जो लोग ओबीज थे, जिन लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, डायबिटीज़ थी, उनकी डेथ्स हो गई। वो उस इन्फेक्शन को नहीं हैंडल कर पाए। उससे ये समझ में आया उन लोगों को कि अगर अपनी केयर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस लोगों ने लेना शुरू किया, उसमें अपटेक बढ़ा है। तो ये एक चेंज आया है जो कि माइंड सेट का चेंज है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे पास कॉरपोरेट्स के बहुत सारे लोग आते हैं, और हमने अभी एक अपनी स्टडी पब्लिकेशन के लिए डाली है। मैं आपको कुछ चीज़ें उसकी बताता हूँ जो कि अलार्मिंग है। हमने 380 लोगों को उसमें इनरोल किया था। 380 के 380 लोग विटामिन डी डिफिशिएंट हैं। इट मीन्स 100% लोग विटामिन डी डिफिशिएंसी है उनमें। ऑलमोस्ट 70% लोग विटामिन B12 डिफिशिएंट हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है यस। हमारे अच्छी फंक्शनिंग के लिए। ऑलमोस्ट 90% लोग या तो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। दिस इज़ अलार्मिंग। जो हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो वर्किंग क्लास है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग आवर्स, दे आर अनेबल टू फोकस ऑन देयर हेल्थ। और अगर हमने इसको सही नहीं किया तो जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, कंपनीज के लिए भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, एब्सेंटीज़म बढ़ेगा, लोग जब बीमार होंगे तो ऑफिस में नहीं आएंगे, और वो लो फील कर रहे होंगे इवन बीमार होंगे तो ये हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ को इन बिल्ड करें उनके सिस्टम में। और कुछ कंपनीज ने करना शुरू किया है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ इनॉर्मस, यस, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारा अगर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, जो टॉप पोजीशंस पे हैं या अच्छी कंपनीज़ में हैं, वो नहीं कर पाएंगे, तो वो जो उनके महंगे आईआईएम से एमबीएज हैं, जो उनकी महंगी ट्रेनिंग्स हैं, जो एजुकेशन है, वो सारी की सारी डिफंक्ट हो जाती है अगर वो इंडिविजुअल, क्योंकि इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द इंडिविजुअल। इफ इंडिविजुअल इज़ फिजिकली एंड मेंटली नॉट परफॉर्मिंग, ऑल दैट गोज इनटू वेन। यस, तो यस, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अफेक्ट हो जाएगा अगर वो अपनी डायबिटीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस को हैंडल नहीं करता है। तो यस, यस, बहुत ही ज़रूरी है। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, पता भी है कि हम सो नहीं रहे। यस, हम सो नहीं रहे। आज मैं किसी से भी बात करता हूँ, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको डायबिटीज़ हो है, या प्री डायबिटीज़ है, या फैटी लीवर है, बहुत ही कॉमन हो गया है फैटी लीवर, या ओबेसिटी है। आउट ऑफ, अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 70-80% लोग 12 से 1 बजे से पहले सोते नहीं हैं।
और ना सोना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो आपकी जो मेटाबॉलिक फंक्शन है बॉडी का, जो आप जैसे आप के केस में तो अलग है, बट थायराइड, नहीं, नहीं, मैं भी डायबिटीज़, 3-4 बजे सो पाती हूँ हाँ, रात में। तो ये एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। बहुत तो इस ये भी ठीक हो जाएगा कर सकते हैं इसके देखिए, लिए? ये तो ये डाइट ऑब्वियसली इसमें रोल प्ले करती है, बट इसमें तो आपको अपना जो वर्क कल्चर है, वर्क हाँ, एथिक्स है, लाइफ़स्टाइल। लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज करना है। क्योंकि मैं आपको दुनिया की बेस्ट डाइट दे दूं, बट अगर आप टाइम से सो नहीं रहे हैं तो वो हो सकता है उतनी इफ़ेक्टिव ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जो गॉड ने हमें बनाया है, जो इंसान है, उसके अंदर एक सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक है। वो बनी वैसे है कि सुबह आप उठ जाइए, जैसी लाइट जलती है हुँ, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है, जिससे हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ती है और हम उठ जाते हैं और फिर हम काम करने लगते हैं। और जैसे ही आपका सन नीचे जाता है, डार्क होता है और हम स्लो होते रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी वजह से हुआ क्या कि ये लाइट आ गई, ये वाइट लाइट, जो कि दिखती तो वाइट है बट इसके से ब्लू रेज निकल रही हैं और जो हमें सोने नहीं देती हैं। जब हम फ़ोन में लगे होते हैं तो वो ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि ये दिन है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आती है तो हम सोते नहीं हैं और हम जागते रहते हैं, जिसकी वजह से जो रात में आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाना चाहिए। बट और मेलाटोनिन, जो हुँ, कि नींद वाला हार्मोन है, हार्मोन है। वो निकलना चाहिए। ये पूरा अलग हो जाता है, तो कॉर्टिसोल नहीं निकलना चाहिए, वो निकलने लगता है। मेलाटोनिन निकलना चाहिए, वो निकलता नहीं है। और इसी की वजह से जो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ है, जब कॉर्टिसोल की वजह से क्या होगा, जब कॉर्टिसोल निकलेगा तो आपका जो ग्लूकोज प्रोडक्शन है बॉडी में वो ज़्यादा होने लगेगा, तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एक्टिव है, तो वहाँ पे निकलना नहीं चाहिए था। और इसी की वजह से लोगों को ये जो डायबिटीज़ हो रही है या थायराइड के इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो पूरा हार्मोन सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है, डिसरेगुलेट हो गया है। तो अगर आपने सिर्फ नींद को सही कर लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। फ़हद, आपने जैसे आईना दिखा दिया है मुझे और आप एक ऐसे मेहमान हैं जिसके ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद, आपके चले जाने के बाद मुझे बहुत देर तक इसी बारे में सोचते रहने पे मजबूर कर दिया आपने। और तो ये मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि मतलब मुझे ये मौका मिला। और अगर मैं कुछ भी चेंज कर पाया आपकी हेल्थ में, मैं तो चाहूँगा कि कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो जाए। बट इवन स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो गए तो, क्योंकि ये मकसद ही हमारा ये, तो ये मेरा मकसद है, तो मैं सोचूंगा कि मैं मकसद में थोड़ा आगे बढ़ गया। सो नाइस ऑफ यू टू से दैट। मैं इस सब्जेक्ट को बहुत कम जानती हूँ। मेरी तो वही है कि एक जैसी जनरल अवेयरनेस होती है, यूट्यूब और रील्स आधारित उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ुद अपनी कंडीशन को देख के कोरिलेट करती हूँ। तो मैं बहुत सही इंटरव्यू नहीं हूँ आपको आपसे बात करने के लिए। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। आपको कुछ अगर और कुछ कहना है जो मैंने नहीं पूछा या आप नहीं उभरा हमारी बातचीत में? तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा पता अगर होता तो आप मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन करते, मैं टेक्निकल बातें बताता, तो जो हमारी ऑडियंस है उसको कुछ समझ ही नहीं आता। हम खुश हो लेते कि हम बड़ी अच्छी बात करके आए हैं, बड़ी साइंटिफिक और जार्गन और क्या ही यूज़ कर लिया हमने, लेकिन समझ में कुछ ना आता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको नहीं पता है, तो आपने वो चीज़ें पूछी जो कि एक आम आदमी की प्रॉब्लम है ना, जो उससे वो दो चार होता रहता है। तो मेरा लास्ट में जो मैसेज यही है सबके लिए कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपना फूड है, वो बहुत ही पावरफुल है। इस सिर्फ इसको अगर आप कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है इनिशियली क्योंकि टेस्ट बड की वजह से, लेकिन आपका जो बीमारी का जो कॉस्ट है, जिसकी वजह से परेशानियां आती हैं, वो आप बहुत कुछ ऑलमोस्ट 70-80% आप उन बीमारियों से, उन चैलेंजेस से बच जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो लाइफ स्टाइल डिसीज़ से हो रही है। जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपका
कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, कैंसर है, वो आप अपने फूड और एक्सरसाइज से बहुत बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं आप। तो ये आई थिंक हमारे कल्चर में हो जाना चाहिए। एक कंसर्न और है, जो 70 प्लस के हमारे लोग हैं, उनको वो अब जिस स्थिति में हैं, अब उनकी डायबिटीज़ है, क्रॉनिक है, उनका हार्ट का मसला क्रॉनिक है, उनका किडनी भी अफेक्टेड है, क्योंकि डायबिटीज़ अल्टीमेटली ये सब कुछ कर ही देती है। मुझे ये बताइए कि अगर कोई 70 प्लस 80 प्लस है, क्या वो भी ये टेस्ट कराए? तो देखिए क्या है इसमें, कोई भी करा सकता है हाँ, लेकिन ना? उसको उसका फ़ायदा कितना उसका मिले? फ़ायदा देखिए क्या है, ऑब्वियसली जो जैसे टेक एग्जांपल मेरी मदर है ना? तो वो ऑलमोस्ट 70 प्लस है, टच कर रही हैं 80 को। अब आप देखिए वो डायबिटिक थी, ठीक है, बहुत ही इनिशियल केस में हमें उनको पता चल गया कि वो प्री डायबिटिक हैं, और हमने उनकी बहुत सारी चीज़ें चेंज करी उनकी डायबिटीज़ में। अब अभी रिसेंटली उन्होंने क्या चेंज किया है कि उन्होंने रात में खाना ही खाना बंद कर दिया है। व्हाट शी टेक्स, रात में वो अपना एक वे प्रोटीन लेती हैं, और वो कहती हैं भैया मैं पाउडर लेती हूँ, पाउडर पी लेती हूँ। तो रात में वो खाना खाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनका वेट कंट्रोल है, एंड वो सारे काम अपने खुद कर लेती हैं। वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, मेरे ऊपर भी नहीं है। तो मुझे भी कुछ खाना बना के खिलाई देती हैं एट द एज ऑफ 80। शी इज़ सो प्रोडक्टिव। सो प्रोडक्टिव, और वो मेंटली फिजिकली सारा, मतलब ऑब्वियसली जो एज से रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि वो थोड़ा चलने में थोड़ा उतना फास्ट नहीं है, बट वो सारे काम कर लेती हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप इवन लेट्स से 70s में भी आप कराते हैं टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्ट, तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है कि आपको क्या चीज़ें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें क्या पता कि हम 10 साल जिएंगे या 15 साल जिएंगे या सही। 20 साल जिएंगे। तो वो 20 साल की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, और इवन हो सकता है इम्प्रूव हो जाए। हाँ, कुछ ऐसे बुजुर्गों को मैं जानती हूँ जो कहते हैं उन्हें भूख बहुत कम लगती है, बहुत कम खा पा रहे हैं, इसके बावजूद डायबिटिक हैं। यानी कि वो जो बहुत छोटा सा खा रहे हैं शायद वही उनको नुकसान कर रहा है, यस, और उसको बदल के कुछ और खाएंगे तो वो नहीं उनको करेक्ट, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। वाह। तो इंडिया में तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कार्ब रिच खाना खा रहे हैं। हाँ। मतलब हमारे हर खाने में कार्ब्स 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 ही है। इवन कई बार तो वो 70 80 90 100% कार्ब्स होता है, प्रोटीन है ही नहीं। हम प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री हैं। मैं बताऊँ, मैं पार्टीज में जाती हूँ, जैसे स्नैक्स होते हैं बहुत सारे, सबने स्नैक्स खा लिया, अब पेट में जगह नहीं, लेकिन लोग कहते हैं आधी रोटी खा लूँ बस। वो यस, आधी रोटी से फिनिश ऑफ करना चाहते हैं, तभी उनको ये सुकून मिलेगा कि अब उन्होंने खाना खा खाना लिया है। खा लिया। तो कितना भी वो खा चुके हो, ड्रिंक्स भी हैं, सब कुछ है, बस आधी रोटी खा लें। तो ये फिर वो बेसिकली, ऑर्डर कर देते हैं आधा लच्छा पराठा। तो जो कार्ब्स और फैट, ये डेडलियर कॉम्बिनेशन है, और ये मोस्ट एडिक्टिव कॉम्बिनेशन है। यस। तो अगर आपकी जो चॉकलेट है वो क्या है, वो शुगर है और फैट है, फैट है। और वो मतलब डिलीशियस है। जितनी स्वीट्स हैं वो कार्ब्स है, शुगर है और फैट है। अब हम वो खाते हैं ना मोतीचूर के लड्डू, अब उसमें क्या है कि मोतीचूर के जो लड्डू जो बेसन। है ना, वो बेसिकली जो बूंदी उसकी बनी हुई है वो मैदे की होती है, ठीक है। उसमें उसको डीप फ्राइड किया गया है, उसमें शुगर मिलाई गई है, और उसके बाद उसमें घी मिलाया गया है, और इवन हो सकता है रिफाइंड ऑयल मिलाया गया हो। हे भगवान। अब आप सोचिए कि अगर आपने 2 लड्डू खा लिए, और कई बार ऐसा लगता है कि 2 के बाद तीसरा भी खा लूं क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट होता है, आप सोचिए कितना अच्छा, कार्ब्स। कोई एक सेफ मिठाई बता दीजिए जल्दी से। तो सेफ मिठाई ये है कि आप घर में ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाइए, वो सेफेस्ट मिठाई है। उससे आपकी जो स्वीट टूथ है वो भी हो जाएगा, है ना, फुलफिल आपका जो स्वीट टूथ है। और उसमें प्रोटीन है, उसमें वाइटामिन्स हैं, उसमें बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स हैं, और उससे आपको ताकत भी आएगी। और आप उसको ओवर ईट नहीं कर सकते, एक लड्डू के बाद आपको लगेगा भाई हो गया काम। तो ये सेफ है। ठीक है, समझ गए। हमारी जितनी भी मिठाइयाँ हैं, जी, गुलाब जामुन, रसमलाई, लड्डू और ये बर्फियाँ, ये सब तो फैट प्लस शुगर, फैट बिल्कुल प्लस। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम ना खाएं, कभी खा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि भाई हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं।
अब हम पूरे दिन, जैसे यूजुअली आपने शादी का दिया कि आपने एक तो ये ओवर स्टफिंग करी और उसके बाद हम मिठाई वाले काउंटर पे चले गए तो रस मलाई, और हम चाहते हैं कि सारी जो मिठाइयाँ सब टेस्ट कर लें। अच्छा ये बताइए, तो डेजर्ट्स पहले खा लिया करें? वो भी अच्छी स्ट्रेटजी है, तो कई लोग तो ऐसा करते हैं, बट अल्टीमेटली पोर्शन साइज मैटर्स, कि पूरी शादी में आप ओवर स्टफिंग ना करें। राइट, तो मैं आपको बड़ा अच्छा तरीका बता सकता हूँ जिससे आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं, कहीं भी, शादी में भी और घर में भी। तो आप एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, जब भी आप कोई मेजर मील खा रहे हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, आपको करना क्या है कि जब भी आप खाना शुरू करें तो आप पहले थोड़ा सा पानी पी लें। तो लेट्स से 100-200 एक छोटा ग्लास पानी पी लीजिए। उसके बाद आप अपना सैलड फिनिश करिए। तो यूजुअली हम सैलड खाने के साथ साथ खाते हैं, ऐसा मत करिए। आप जो भी आपके घर में खीरा है, आपने ना कई सारे मिक्स करके बनाए हैं, उसको सैलड को पहले फिनिश कर लीजिए। अब उसके बाद आप अपनी मेजर जो मील है, मेन कोर्स है, वो शुरू करिए। आप ये देखेंगे कि आप कम खाएंगी और आपका पेट भर गया, क्योंकि पहले तो पानी ने कुछ स्पेस ले लिया आपके स्टमक का, कुछ आपके फाइबर ने ले लिया, और उसके बाद आपने उतना ही खाया जितनी आपको ज़रूरत थी। तो इस सिर्फ ये सिंपल अप्रोच, आप फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ मैं, आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आप कभी ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप अपनी जो रेगुलर रोटी है, वीट की रोटी, उसको अगर आप मल्टीग्रेन कर दें, जिसमें सोया, चना, ये सारा मिक्स करके आप बना लें, तो फर्दर आपकी जो एपेटाइट है वो पूरी भी हो जाएगी और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। मल्टीग्रेन इज सेफ? बिल्कुल सेफ। उसमें जो कन्फ्यूजन पैदा होगा कि ये सारे ग्रेन्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर दिया आपने, इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। और ये जब भी मैं देखता हूँ कोई ऐसी बात कर रहा होता है, मोनो डाइट, मोनो ग्रेन, वो सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता, अनसाइंटिफिक है। और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ कि जो ये प्रमोट कर रहा है, मुझे एक साइंटिफिक पेपर दिखा दे, है ना, मैं न्यूट्रिशन की जो प्रैक्टिस है वो बंद कर दूंगा। ये मैं बिल्कुल बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि जो मल्टीग्रेन आटा है वो गेम चेंजर है इंडिया के लिए, इन टर्म्स ऑफ कटिंग डाउन योर डायबिटीज़ का जो रिस्क है और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। मेरे अगर 100% जो पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं, मैंने उनको 100% लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, जिससे मैंने देखा है कि उनकी जो डायबिटीज़ है वो बहुत कंट्रोल हुई है, और जो प्री डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनकी रिवर्स हो गई है। मतलब वो अब 6 महीने, साल भर हो गए, उन्होंने कोई दवा नहीं ली, और उनका जब मैं हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट कराता हूँ, HbA1c वो 5.5 से नीचे ही आता है। तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है। जितने लोग ये मोनो डाइट प्रमोट कर रहे हैं, ये सारे लोग एक्सपर्ट नहीं हैं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। ओके। मल्टीग्रेन आटा जो है बहुत ही इफेक्टिव है। जो बाजार में मल्टीग्रेन प्री पैक्ड आ रहा है आटा, वो यूज कर लें, तो या घर ही देखिए, में जो इसको बनाना है घर में मिक्स? बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बाहर होता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट हैं अदर देन वीट, वो बहुत कम कम होते हैं। होते हैं। तो वो रियल मल्टीग्रेन आटा नहीं होता है। हाँ। अगर आप अपनी लोकल चक्की में जाके एक कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूँ कि आप जो काला चना होता है वो ले लें। तो लेट्स से अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो आप उसमें 300 ग्राम काला चना ले लें, और करीब 300 से 400 ग्राम आप सोया जो होता है वो ले लें, और इसमें थोड़ा सा बाजरा मिला लें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाजरा गर्म करता है, तो वो रागी मिला सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा आप 50 ग्राम फ्लैक्स सीड पिसवा दें। तो ये 1 किलो का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये बना के रख लेंगे, ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। और अगर किसी को लगता है कि ये थोड़ी सी सख्त होती है, तो थोड़ा सा वीट मिला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ज़बरदस्त। जी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे कि मोनो ग्रेन रखो और ये कन्फ्यूजन मत करो, पेट कंफ्यूज हो गया। वैसे तो सारा खाना खा रहे हैं, उसमें तो हर चीज़ आ रही है, लेकिन सिर्फ इसी के लिए वो अब कहते हैं आप मोनो सोचिए ग्रेन। कि जो ये कितना, वैसे ही अगर आप उनको काउंटर क्वेश्चन कर दें तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई भी जो खाना होता है
और यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बता दूँ, शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा मैं, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। बताइए। तो 2 चीज़ें, एक तो मोनोग्रेन, और आजकल एक डिवाइस लोग लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की, यस। है ना? तो पहले मैं मोनोग्रेन के ऊपर आता हूँ। अब आप कोई भी जब भी खाना खाते हैं तो हमारे खाने में क्या होता है? हमारे खाने में रोटी होती है, सब्ज़ी होती है, दाल होती है, राइस होता है, कर्ड होता है, रायता, है ना? ये होता है। अब जब आप ये खाना खा रहे हैं तो ये अलग अलग हैं, तो आपका जो बॉडी है उसको नहीं पता कि ये रायता है, वो जाके केमिकल्स बन गए। जब वो गए, या तो वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, या ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, या जो प्रोटीन, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें। तो बॉडी को नहीं पता कि ये मोनोग्रेन से आ रहा है या मल्टीग्रेन से आ रहा है। उसको तो ये पता है कि कार्ब आया, प्रोटीन आया, फैट आया, मिनरल्स आए, ट्रेस मिनरल्स आए, दैट्स व्हाट इट इज़। और हमारा सिस्टम बड़ा वेल डिज़ाइंड है, वो सब हैंडल कर लेता है। तो बिल्कुल भी ये गलत बात है, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो गलत प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोग मल्टीग्रेन खाइए, बड़ा ही हेल्दी है, ठीक है? आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। जो व्हीट रोटी से आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, अगर 50 ग्राम की रोटी है, इस मल्टीग्रेन से जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, वो एक रोटी से करीब आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हाँ, उसमें सोया भी है, उसमें चना भी है, उसमें यस, फ्लैक्सीड भी है। यस। तो सही है। ये दूसरा जो सीजीएम है, हाँ। अब लोग कहते हैं कि आजकल जो डायबिटिक हैं उनके केस में इसका रोल बहुत ही अच्छा है, समझ आता है। जो लोग हेल्दी हैं वो लोग सीजीएम लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ये चेक करता हूँ कि किस खाने से मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा। तो तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करूँगा, जिससे मुझे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब सेम जो रूल मैंने वहाँ अप्लाई किया था वही अप्लाई होगा। कोई भी जब आप खाना खाते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो अगर आपने ये जो मैंने मील बताया और आपने खाया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोटी की वजह से ब्लड शुगर स्पाइक हुआ था, या सब्जी की वजह से हुआ था, या दाल की वजह से हुआ था, या या आलू था उसमें तो। आलू था? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत करें, ठीक है? ये हेल्दी नहीं है। ये बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं इसके ऊपर, सीजीएम इन हेल्दी सब्जेक्ट्स। उसका कोई रोल नहीं है, उससे आप कंफ्यूज होंगे और अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप एलिमिनेट कर देंगे जो कि नुकसानदेह है ही नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी में आप कोई भी चीज़ खाएंगे, स्पेशली कार्ब्स खाएंगे और सिंपल कार्ब खाएंगे, तो जैसे ही खाएंगे वैसे ही आपका जो ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाएगा, हमारी बॉडी इंसुलिन निकालेगी, वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। किसी भी खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, किसी के खाने से कम होता है, किसी के खाने से ज़्यादा होता है। तो हम उसको जानते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड के नाम से। कुछ चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उनमें ज़्यादा शुगर लेवल हाई होगा, किसी का कम होगा, तो हम उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं हमें क्या खाना चाहिए। बट इससे सीजीएम डिवाइस, स्पेशली इन हेल्दी सब्जेक्ट्स, इज़ ऑफ नो यूज़। हाँ। इट्स जस्ट अ गिमिक कि आपकी कोई हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही है। हाँ, और ये पैरानोइया की स्टेज में ले जाएगा, सनकी हो जाएंगे हम यस, सब। यस, यस, आप परेशान हो जाएंगे। हाँ। मैंने तो ऐसा देखा है कि इतना ज़्यादा स्पाइक हो गया, लोग कंफ्यूज है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, और जो कि रियलिटी नहीं है। हाँ, पैरानोइया है ये तो बहुत अजीब तरह का। तो और कुछ जो हमें जानना चाहिए और हमने पूछा नहीं, आप बता दीजिए। तो आई थिंक ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आई थिंक ये ख़त्म नहीं होगी, हाँ। क्योंकि फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बड़ा वास्ट है। लेकिन हमें ये लगता है कि इंफॉर्मेशन इज़ द की। जितनी ज़्यादा आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन है ना, वो एक की है। बट आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी उस चीज़ को समझने के लिए। तो सपोज ये सारा डेटा है, तो हो सकता है आप अपने हिसाब से समझें, बट अगर आप एक एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं, है ना, तो आपकी लाइफ बड़ी सिंपल हो जाती है। बेशक। सपोज जैसे अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप खुद नहीं सही करते, है ना, या आपका कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन है ख़राब होती है तो उसके एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं। बट फूड ऐसा सब्जेक्ट है कि जो भी खाना खा रहा है वो भी न्यूट्रिशनिस्ट समझता है अपने आप को, और वो सबको बता रहा होता है कि ये कर लो वो कर लो, उसको अपना ही नहीं पता कि कैसे सही करना है। तो वहाँ पे हम एक्सपर्ट की राय कम लेते हैं और उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो एक्सपर्ट की राय लें,
आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी और आपकी बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी प्रॉब्लम को वो बचा लेगी। फ़हद ये बताइए कि पानी पर बड़ा ज़ोर रहता है, इतने लीटर पीजिए। मतलब मुझे याद है शुरुआत में 8 लीटर तक कहा जाता था, फिर वो कम होते-होते अभी कुछ कम हो गया है। तो हुँ। भाई कितना पानी पीना है और सबको क्या उतना ही पानी पीना है? तो उसके मेरा थोड़ा-सा वो रिसर्च वाला वो है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि पानी पीना क्यों चाहिए, ओके। है ना? हुँ। तो हमारी जो बॉडी है, तो अगर आपका लेट्स से 70 किलो वज़न है या 50 किलो वज़न है, आई व्हाटएवर, विश, है आई ना? विश। हुँ। तो जो हमारा पूरा बॉडी वेट है, उसमें 70%, ऑलमोस्ट 70%, एप्रॉक्स कह सकते हैं, 70% वाटर है, ठीक है? अब इससे पता चलता है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 70% है तो इसका मतलब है उस गॉड ने या जिसने भी बनाया है हमें, इसका मतलब है कि पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 70% है वो। अब इस 70% को हमें मेंटेन करना है कि कभी कम ना हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है, स्पेशली स्पोर्ट्स के शोबे में ये देखा गया कि अगर आपका जो 70% से अगर 2 या 3% आपका वाटर लेवल नीचे जाता है बॉडी में, तो जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता होती है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो आप अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाते, इवन आपकी जो बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो अगर आपने महसूस किया होगा कि जो जब आप फास्टिंग करते हैं, चाहे वो रमज़ान हो या व्रत हो, क्योंकि उसमें आप पानी कम पीते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी स्टिफ हो गई है ना? आपकी हाथ पैर बड़े स्टिफ होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि इसी से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग जगहों पे, ब्रेन यहाँ वहाँ सारी जगहों पे पहुँच रहे हैं, तो इसलिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि कितना पानी पीना चाहिए रोज़ कि ये बैलेंस हो जाए। तो ये किसी को नहीं पता कि ये 2 लीटर पीना चाहिए या 3 लीटर पीना चाहिए, किसी को नहीं पता। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे भी आपके जेनेटिक्स आ जाते हैं कि हर आदमी, आप और मैं, 99% जेनेटिकली सेम है, जिसकी वजह से हमारी एक नाक है, 2 आँखें हैं, ह्यूमन है हम। और 0.1% डिफरेंशिएशन है, जिसकी वजह से हम यूनिक हैं। आपकी कलर अलग है, आपकी आँखें अलग हैं, बाल का टेक्सचर अलग है, मेरा अलग है। ये 0.1% वेरिएशन है। अब इसी से ये डिसाइड होगा कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जैसे मुझे स्वेटिंग होती ही नहीं है। तो अब मेरा जब वाटर जो आउटपुट है वो बहुत कम है, तो हो सकता है मेरी जो वाटर इनटेक या वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। बट किसी की जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या यूरिन बार बार पास हो रहा है, तो उसको हो सकता है वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। तो ये सब के लिए अलग अलग होती है। अब जो अगर आप देखते हैं कि जो आपने शुरू करी कि 6 लीटर या 3 लीटर या 2 लीटर, वो लोगों ने एक रैंडम नंबर दे दिए हैं। तो एटलीस्ट ये कहा जाता है कि मोर और लेस आप 1.5 से 2 लीटर पानी पी लें, तो यू आर इन अ गुड शेप। डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या बहुत धूप में हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। अब इसको समझने का कि मेरी वाटर लेवल कितना है बॉडी में, इसको समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। तो जब भी आप यूरिन करने जाएं, पास करने, तो अपना यूरिन का कलर चेक कर लें। अगर ये बहुत ही डार्क येलो है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आपने बीट रूट खा ली या कोई दवा खा रही तब भी येलो हो जाता है, तो हुँ। वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। बट नॉर्मल केसेस में अगर बहुत डार्क और एक्सट्रीम केसेस में बिल्कुल ब्लू हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, तो वो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की निशानी है। या ओवर हाइड्रेशन, कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो बिल्कुल वाइट यूरिन आपका निकल रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। ओह! ठीक है, तो इसलिए आपका जो पेल येलो, जो इन दरमियानी हुँ, हुँ। येलो होता है, हुँ, हुँ। वो कलर होना चाहिए, जो कि आपको ये बताता है कि आपका जो हाइड्रेशन है वो ऑप्टिमम है। ओके। तो ये अगर आप कर लेंगे, तो आपको अगर डार्क हो रहा है तो आप पानी थोड़ा बढ़ा दें। हुँ। और एटलीस्ट अगर आप 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी पी रहे हैं, तो यू विल बी इन अ गुड शेप। बट अगर आप एथलीट हैं, तो आपका जो रिक्वायरमेंट
बढ़ जाता है। तो यूजुअली हम जो एथलीट्स के साथ हम उनका स्वेट एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि 1 घंटे में वो कितना पानी यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी कितना यूज़ करती है, कितना स्वेट निकलता है। तो हमें पता चल जाता है कि एवरी आवर उनकी बॉडी को इतने पानी की ज़रूरत है। तो ये भी मेजर होता है उनका? ये हम स्वेट एनालिसिस करते हैं, तो अच्छा। जिससे हमें पता चल जाता है। वाह। उसी के हिसाब से, क्योंकि जब आप स्वेट करते हैं तो आपका सोडियम पोटेशियम निकलता है आपकी बॉडी से, तो हम उसके हिसाब से उनको कितना इलेक्ट्रोलाइट है वो देना है, वो हम मेजर कर लेते हैं। बहुत उम्दा। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि ये जो आपका काम है और ये किट है, ये इसी तरह सबके लिए अवेलेबल हो। कभी ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वीसी आ जाए जो कहे कि सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में चलेगा और हम इसको लाखों का बेचेंगे। अब आप हमें ये दे दीजिए और आप बस हमें हमें बैक सपोर्ट करके इसको चलाए रखिए। तो हमारी मकसद ही यही है कि ये हर इंडियन और इवन पूरे वर्ल्ड में जो पूरे लोग हैं, ये सबकी नीड है और सबके पास इसकी एक्सेस होनी चाहिए, और ये हमारा डे 1 से मकसद है। क्योंकि ये मोनोपोलाइज हो गया अगर कैपिटलिस्ट के हाथ में, तो फिर ये बस कुछ लोगों के लिए ये चमत्कार बचेगा, बाकी लोगों के लिए वही अंधकार रह जाएगा। तो ये सबके लिए बना रहे, सबके लिए रोशनी लाए, इसके लिए मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको इतना अफोर्डेबल कर दें कि हर किसी को सोचने का मौका ना मिले कि ये महंगा है, इस वजह से मैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकता। May God bless you. May you. your tribe increase. थैंक यू। ज़बरदस्त। थैंक यू।